इंडिया आज की डेट में डायबिटीज कैपिटल बुलाया जाता है। 101 मिलियन डायग्नोस्ड डायबिटिक्स हैं, 136 मिलियन डायग्नोस्ड प्री डायबिटिक हैं। Diabetes is a serious disease. In India alone, as many as 69 million people are living with type 2 diabetes. 10 to 12% of the adult population in Indian cities have diabetes. देन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से हिंदुस्तान में 27% डेथ्स होती हैं एंड देयर इज अ स्टडी दैट सेज कि 2050 तक इंडिया में 450 मिलियन ओबीस पीपल होंगे अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो। 1 in 3 इंडियन हैज अ फैटी लिवर। आईटी में जो लोग काम करते हैं 80% ऑफ दोज हैव फैटी लिवर। आज के हमारे गेस्ट एक करण सरीन, सिक नेशन बुक के ऑथर, एक रिसर्चर और एक सर्टिफाइड मेटाबॉलिक हेल्थ कोच। somebody जो बहुत पतला है और वो हेल्दी दिखता है, उसे लगता है वो हेल्दी है, इज नॉट हेल्दी। जस्ट बिकॉज आप पतले हो दैट डजंट मीन कि आप फिट हो। BMI फॉर इंडियंस डजंट टेल यू एनीथिंग अबाउट योर हेल्थ। But how do I know that I'm insulin resistant? हाँ, सबसे पहला क्लिनिकल मार्कर इट्स कॉल्ड स्किन टैग्स। यूजुअली लोगों के नेक के आसपास छोटे छोटे स्किन बम्प्स हो जाते हैं। नेक पे होंगे, ग्रॉइन पे होंगे, या जहाँ पे भी स्किन रब करेगी ना वहाँ पे टैग्स बनने छोटे छोटे चालू हो जाते हैं। या फिर स्किन थोड़ी डार्कनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, स्किन पैचेस, वो भी नेक के पास यूजुअली देखे जाते हैं। These two are the clearest indication that you have insulin resistance. Recently, Singapore banned spices. 2 Indian spice brands are under the scanner in Hong Kong and Singapore. Singapore and Hong Kong have cracked down on the sale of some spice mixes that have been manufactured by popular Indian brands. After allegedly finding cancer-causing pesticide in several samples. क्योंकि सिंगापुर ने बोला कि वो कैंसरस चीज़ें होती, तो अब मसालों में भी प्रॉब्लम है। तो कुछ भी तो सही नहीं है ना, आटा सही है ना, मसाले सही है ना, फ्रूट सही है, तो फिर क्या सही है? ऐसा नहीं है। मैंने 10 एक डिफरेंट आटा अलग अलग टाइप के टेस्ट करे थे। 2 आटे ऐसे थे विच परफॉर्म्ड मच बेटर एंड दे वर एंशिएंट ग्रेन्स, जौ और बाजरा। दे गेव मी मच लोअर, मच जेंटलर ब्लड शुगर स्पाइक एज कम्पेयर टू व्हीट। शुगर जब मैं खाता हूँ सबसे पहले ब्लड में जाती है, क्या कहाँ जाती है? What happens? The amount of sugar that your body needs for survival is 0 grams. क्या आपके जो ancestors खा रहे थे वो सेम ग्रेन नहीं खा रहे थे जो आप खा रहे हैं? You are an advocate animal-based diet. There have been enough researches जो बोलते हैं कि vegetarian diets are better for you than animal-based diet. You're the first one who's come who's like कि animal-based diet भी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। यू मेंशन अ लॉट इनविजिबल क्राइसिस। राइट। क्या है इनविजिबल क्राइसिस? या इनविजिबल क्राइसिस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। ओके। तो आई थिंक ये तो हम सबको मालूम है कि इंडिया आज की डेट में डायबिटीज़ कैपिटल बुलाया जाता है। राइट। 101 मिलियन डायग्नोस्ड डायबिटिक्स हैं, 136 मिलियन डायग्नोस्ड प्री डायबिटिक हैं। ओके। देन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से हिंदुस्तान में 27% डेथ्स होती हैं, 27% ऑफ ऑल डेथ्स। ओके। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज ओनली गेटिंग यंगर। इंडिया में एवरेज एज आज की डेट में फॉर अ हार्ट अटैक इज 53। इंटरनेशनली एवरेज एज ऑफ हार्ट अटैक इज 63। सो वी इंडियंस टेंड टू गेट हार्ट अटैक अ डेकेड अर्लियर। ठीक है। अगर हम ओबिसिटी की बात करें तो ओबिसिटी 40% प्रिवेलेंस है आज की डेट में एंड देयर इज अ स्टडी दैट सेज कि 2050 तक इंडिया में 450 मिलियन ओबीस पीपल होंगे अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो। 450 मिलियन। फैटी लिवर, 1 in 3 इंडियन हैज़ अ फैटी लिवर। राइट। अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें तो और भी क्रेजी था कि आईटी में जो लोग काम करते हैं दे हैव लाइक 80% ऑफ दोज हैव फैटी लिवर। फिर अगर आप बात करो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, अल्जाइमर, डिमेंशिया, दैट इज ऑन द राइज। हमारी 20% पॉपुलेशन 2050 में 60 साल से ऊपर की होगी। ठीक है। हम सिर्फ डायबिटीज़ क्राइसिस नहीं फेस कर रहे हैं, हम डिमेंशिया क्राइसिस फेस करने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड लास्टली, आप आज की डेट में आप ये रिप्रोडक्टिव या फर्टिलिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स आर ऑन द राइज इन इंडिया। ओके। फर्टिलिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स आई थिंक कुछ नंबर है कि लाइक 25.1 मिलियन कपल्स और सो आर स्ट्रगलिंग विद फर्टिलिटी इशूज। मेन में सबसे कॉमन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फीमेल्स में सबसे कॉमन है PCOS, एंड दे ऑल आर गेटिंग यंगर एंड यंगर
डे बाय डे. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पहले होता था 30s and 40s में, आज की डेट में 40s and 50s में, आज की डेट में 30s में जो मैंने उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है. PCOS जो है इट इज़ गेटिंग यंगर अगेन. इट यूज्ड टू हैपन लेटर, बट नाउ टीनेज गर्ल्स में भी PCOS इज़ वेरी कॉमनली कमिंग फॉरवर्ड. आई हैव अ टीनेज डॉटर, तो मुझे पर्सनली डर लगता है. ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बोली, दैट्स मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन. दिस क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन. ये 7 या 6 अलग अलग बीमारियां नहीं हैं. दे आर कनेक्टेड. It's a cluster of problem. If you have one, there is a very strong chance you will develop other, maybe at a different point in your life. Erectile dysfunction. अभी पीछे एक स्टडी अभी आई थिंक इसी साल आई थी या 2025 में या 2024 में आई है स्टडी. उस स्टडी का टाइटल था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर आपको 30s में है तो आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट फिगर्स, बट आपको आपकी 40s-50s में कार्डियोवैस्कुलर इवेंट का रिस्क इज 3 to 4 times हायर. अगर आपको डायबिटीज़ है तो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट का रिस्क इज 3 to 4 times हायर. सो दिस इज अ क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम. They all manifest differently in different people, but the chances of having one disease and having another such disease later in life are pretty high. तो इसको हम मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन बोला जाता है. ओके सो दिस इज द मेटाबॉलिक एपिडेमिक. वी आर फेसिंग एन एपिडेमिक एंड हम इसके बारे में उतनी बात करनी रहे जितनी हमें करनी चाहिए. क्या होता है मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन? सबसे पहले एक्चुअली उससे पहले मैं एक बात बोलूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट करती है. दिस इज़ नॉट ओनली मैनेजेबल, दिस इज़ एक्चुअली रिवर्सिबल एज वेल. ओके, होता क्या है? देन विल टॉक अबाउट रिवर्स. या मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन आज से कुछ साल पहले तक बोला जाता था इंसुलिन सिंड्रोम और इंसुलिन डिस्फंक्शन, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को इंसुलिन सिंड्रोम बोला जाता था, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम. इससे पहले हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें, विच बाय द वे इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर अमंग ऑल ऑफ दीज डिजीजेस. जितने भी हमने अभी मेटाबॉलिक डिजीज़ की बात करी, इन सब का कॉमन डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलेंगे? इट्स द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ ऑल दीज डिसऑर्डर्स. इंसुलिन रेजिस्टेंस. There are studies, I have also published them in the book. As per the studies, India में 1 in 3 adult has insulin resistance. Okay? पता ही नहीं लोगों को. Exactly. 90% of the people who have it, they don't know that they have it. So 90% लोगों को जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उनको नहीं पता कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है. उसके क्या कारण है वो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं, बट पहले आपने पूछा कि है क्या ये. हाँ, देखो, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात करने से पहले हमें ये बात करनी चाहिए कि पहले हमें इंसुलिन के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि इंसुलिन एक दवाई है या मेडिकेशन है जो डायबिटिक लोग लेते हैं, विच इज़ ट्रू. बट इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके पैनक्रियाज, दैट्स एन ऑर्गन जो आपके स्टमक के पीछे टक्ट अराउंड है, वो प्रोड्यूस करता है. सो इट्स अ हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय योर पैनक्रियाज. अच्छा, ये प्रोड्यूस क्यों करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ. हमारी बॉडी में ना, वी हैव इन अ ब्लड स्ट्रीम हमेशा ग्लूकोज रन कर रहा होता है. हमारी बॉडी बहुत हार्ड वर्क करती है टू मेंटेन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ ब्लड शुगर. ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हमारा ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाए तो इट इज़ टॉक्सिक इन अ बॉडी. हाई ब्लड शुगर इज़ टॉक्सिक. अगर ब्लड शुगर बहुत कम हो जाए तो वो भी बहुत नुकसान देता है. एक्चुअली हमारी ब्रेन में ग्लूकोज की सप्लाई बंद हो सकती है, यू कैन गेट सीजर्स, और आपको कोमा में भी जा सकते हो आप. तो हमारी बॉडी बहुत ट्राई करती है टू मेंटेन इन दिस ब्लड शुगर इन अ नैरो रेंज. ओके, नाउ ब्लड शुगर बढ़ता कैसे है? जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट जब होते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, तो आपकी बॉडी में आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा. अभी मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज का नैरो रेंज मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हमारे जो पैनक्रियाज है वो डिटेक्ट करते हैं कि ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं टू ब्रिंग द ग्लूकोज लेवल्स डाउन. ठीक है, इंसुलिन ये कैसे करता है? इंसुलिन जो हमारी एक्सेस ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में रन कर रही है, उसको एक्चुअली लेके नहीं जाता, लेकिन वो उसको डिस्पोज ऑफ करता है हमारे वेरियस टिश्यूज़ में.
फॉर एग्जाम्पल 2 डिस्पोजल साइट सबसे ज़्यादा कॉमन है. एक है आपका मसल टिश्यू, स्केलेटल मसल, दूसरा है आपके फैट सेल्स. तो इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन आप ये समझ लो बाउंसर है. आपके पैनक्रियाज ने बाउंसर भेजा मसल टिश्यू पे, मसल टिश्यू बाउंसर ने नॉक किया, उसने बोला कि एक्सेस ब्लड शुगर है, इसको कंज्यूम कर ले. एंड द सेम लॉजिक गोज आपके फैट सेल्स में भी. ओके. तो इंसुलिन आपका ब्लड शुगर का अपटेक फैसिलिटेट कराता है इन टिश्यूज में. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब ये जो हमारे टिश्यूज है, मसल टिश्यू की अगर बात करूं, ये 2 चीज़ें करते हैं जब वो ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं. यहाँ तो उसको इमीडिएटली एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे ताकि आप उसको यूज़ कर पाओ, बट अगर आपको अभी इमीडिएटली एनर्जी की यूज़ नहीं है तो वो उसको स्टोर कर लेंगे फॉर फ्यूचर यूज. दैट्स द लॉजिक. दैट इज हाउ इंसुलिन ब्रिंग्स आवर ब्लड शुगर डाउन. ओके. ब्लड शुगर डाउन लाने के बाद नेचुरल प्रोसेस ये है कि इंसुलिन भी आपकी बॉडी में कम हो जाएगा. अपना काम कर लिया उसने, उस बाउंसर ने, वो कम हो जाएगा. दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, फिजियोलॉजी. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली, सो ये इंसुलिन का फंक्शन है, यहाँ तक हम क्लियर है. तो अनफॉर्चुनेटली हम आज की डेट में अपने आप को इस एनवायरनमेंट में पा रहे हैं कि ये इंसुलिन नीचे नहीं आ रहा है. ये इंसुलिन कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में ऊपर रहता है. इसको समझाना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ईजी रहेगा. अधिकतर लोग सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं. मेजॉरिटी घरों में क्या ब्रेकफास्ट होता है? पोहा, इडली, डोसा, नॉर्थ में पराठा, पूड़ी आलू. ठीक है. मॉडर्न घरों में कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल्स, राइट. ये जितने भी हमने, ये कॉमन ब्रेकफास्ट हैं, टॉप 7 होंगे आई थिंक. ब्रेड सैंडविच, ब्रेड वड़ा पाव सैंडविच. परफेक्ट. ये सब आर मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. ऑलमोस्ट 70% ऑफ दिस ऑफ ऑल ऑफ द आइटम्स दैट वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो अब आपने सुबह आपने उठा, आपने कहा कि आज मैं थोड़ा लाइट हेल्दी ब्रेकफास्ट करूँगा, पोहा खाऊंगा मैं. तो आपने पोहा खा लिया. अब आपका वो बॉडी में जब डाइजेस्ट होगा तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, राइट. अब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर गया. पैनक्रियाज ने डिटेक्ट किया कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो उसने इंसुलिन रिलीज करी. तो हमारी इंसुलिन आई टू टेक केयर ऑफ द ग्लूकोज. नॉर्मल इंसान के अंदर ब्लड ग्लूकोज 2 घंटे में नीचे आ जाता है. ओके. जो हेल्दी लोग होते हैं. बट इंसुलिन जो है ना, वो थोड़ी सी देर और एक्स्ट्रा रहता है, बिकॉज इंसुलिन वांट्स टू मेक श्योर कि कोई भी एक्सेस ग्लूकोज ना रह जाए. तो आप ये सब रफली समझ चलोगे 2-3 घंटे आपका इंसुलिन एलिवेटेड रहा टू टेक केयर ऑफ द ग्लूकोज जो आपने खाई. अब हम आ जाते हैं मिड मॉर्निंग, 11-12 बज रहे हैं. ठीक है. ऑफिस पहुंच गए हम, चाय चाहिए. चाय में क्या? चाय यूजुअली शक्कर के साथ. यहाँ हम सोचेंगे हम वो गुड़ डाल लेते हैं उसमें जाके. अब चाय पी रहे हैं तो साथ में कुकी भी चाहिए या रस चाहिए. ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल शुगर. तो आपने दोबारा अपनी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा लिया. अभी वो जो इंसुलिन पिछली मील से नीचे नहीं आया था, इट वाज हाई, बट अब आपने और ग्लूकोज लोड डाल लिया. तो अब वो सिर्फ हाई नहीं रहेगा, वो और इंसुलिन आपका पैनक्रियाज प्रोड्यूस करेगा टू टेक केयर ऑफ द एक्स्ट्रा जो अभी आपने ग्लूकोज डाला, राइट. तो अब इंसुलिन फिर हाई है. 2-3 घंटे इस प्रोसेस में लगे. अब हम लंच तक आ गए. मेजॉरिटी लोग लंच में क्या खाते हैं? रोटी सब्जी, दाल चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल, राइट. या रोटी सब्जी, कार्बोहाइड्रेट्स. तो आपने फिर ग्लूकोज बढ़ा लिया. तो अभी सुबह से दोपहर हो गई, इंसुलिन अभी भी आपकी बॉडी में हाई रन कर रहा है, राइट. देन इवनिंग हो गई, कुछ स्नैक चाहिए. मेजॉरिटी लोग स्नैक क्या खाते हैं? समोसा. क्या है वो? भेल, कचौड़ी. वो तो कार्ब ऑन कार्ब है. आलू ऑन मैदा और मैदा ऑन आलू, व्हाटएवर, राइट. तो आपने डीप फ्राइड. हाँ. तो आपने फिर से अपना ब्लड शुगर स्पाइक कर दिया. तो अब शाम को भी इंसुलिन नीचे नहीं आई, बल्कि बढ़ ही रही है. इवेंचुअली आपकी बॉडी सोच रही है यार अब रात आ रही है, मे भी इंसान अब शायद ब्रेक देगा मुझे. हम घर जाते हैं, डिनर कर लेते हैं. डिनर में क्या खाते हैं? रोटी होगी, हो सकता है कि थोड़ा प्रोटीन मिल जाएगा, पनीर खा लेंगे, दाल खा लेंगे, बट कार्बोहाइड्रेट मेजर कंपोनेंट होगा हमारी मील का. तो अब आपकी इंसुलिन सुबह से हाई थी, आपने फिर ग्लूकोज डाल के उसको और स्पाइक कर दिया. अब आप सोने जा रहे हो और आप एलिवेटेड इंसुलिन लेवल के साथ जा रहे हो. तो आपकी इंसुलिन क्रॉनिकली एलिवेटेड है फॉर द इंटायर डे. This is called hyperinsulinemia. But unfortunately, it doesn't end here. हम इसी को डे इन डे आउट रिपीट करते हैं. अगले दिन फिर करते हैं. So आपकी इंसुलिन लेवल्स बॉडी में आर क्रॉनिकली एलिवेटेड and that causes insulin resistance. That's the number one cause of insulin resistance. There was a study recently, right, that out of tested Indians, 30.5% Indians showed. 1 in 3 Indian. So 30.5 is almost 1 in 3 Indian.
हाइपर इंसुलिनीमिया पिटी क्या है कि 90% लोग जिनको ये है उनको पता ही नहीं है। उसके पीछे आपको रीज़न मालूम है क्या? उसके पीछे 3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो लार्जली एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, इसके कोई ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, कुछ है, बट वो सिम्टम्स बहुत इजीली किसी और चीज़ से मिस्टेक हो जाते हैं, जैसे कि लेथार्जी, या मील्स के बाद वो सोने का एकदम से यू फील लेथार्जिक, या क्रेविंग कभी बहुत हाई होती है, शुगर क्रेविंग्स होती है। दे आर एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस के अर्ली सिम्टम्स हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये किसी और रीज़न से भी हो सकते हैं, तो लोग ज़्यादातर इस पर ध्यान नहीं देते। अदरवाइज इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो लार्जली एसिम्प्टोमेटिक है, उसका कोई सिम्टम नहीं है। यू जस्ट डिफाइनिंग मी ब्रो, लाइक जस्ट देन आई विल टेल यू व्हाट यू नीड टू डू। ये एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न, इसका जो प्रोग्रेशन है वो बहुत ही स्लो है। जब तक कि आपको पहला सिम्टम दिखेगा 10 साल निकल जाएंगे। सो इसका प्रोग्रेशन इज एनीवेयर फ्रॉम 10 to 15 ईयर्स। अभी प्रोग्रेशन भी आई ब्रेक दैट डाउन। तो इसका प्रोग्रेशन बहुत स्लो है, इसलिए ये डायरेक्ट पता नहीं लगता, और सिम्टम्स एसिम्प्टोमेटिक है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, हमारा जो मेडिकल सिस्टम है दैट इज डिजाइंड टू ट्रीट डिजीजेस, वो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए नहीं बना है। अग्रीड। ठीक है, दे लुक एट रॉन्ग मार्कर्स। हम ऑब्सेस्ड हैं अपने एनुअल चेकअप में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए। हम ऑब्सेस्ड हैं HbA1c को लेके। हम सोचते हैं अगर ये ठीक है तो सब ठीक है। दीज आर द लेट स्टेज मार्कर्स, ये लास्ट में जाके आपको हाई दिखाएंगे। तो हम जो सही चीज़ है उसको पकड़ ही नहीं रहे हैं। So you're telling me 90% Indians are sick. 90% Indians उनको बीमारी है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है. They're unaware. The research says 1 in 3 Indian. Okay. 30% of the population So has 30% insulin of the resistance. people. उनमें से 90% को मालूम नहीं है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है. So you're telling me that 30%, almost 30% people have this problem in India. हर तीसरे इंसान को ये है, और उनमें से हर तीसरे इंसान को जिसको है उसे शायद ये पता ही नहीं कि वो बीमार है. तो उसे तो लग रहा है मैं हेल्दी हूँ. 100%. तो कैसे पता चलेगा कि ये तो रिसर्च बोल रही है. आप इनक्रेडिबल ICMR टाइप रिसर्च अगर आप देखोगे, अगर आप मेरे से मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो आई थिंक ये नंबर 1 in 3 से बहुत ज़्यादा. और मैं आपको आई कैन एक्चुअली गिव यू डेटा पॉइंट इसके लिए. ICMR की ही स्टडी है. उन्होंने उसमें जिस स्टडी में इन्होंने ये बताया था कि 101 मिलियन डायबिटिक है इंडिया में, 136 मिलियन प्री डायबिटिक है. उसी स्टडी में एक डेटा पॉइंट और भी आया था कि जिन लोगों को डायबिटीज़ थी उनमें से 57% लोगों को तो पता ही नहीं था उनको डायबिटीज़ है. तो 57% वर अनअवेयर दैट दे हैव डायबिटीज. तो अब आप इससे अगर इफ इसको अगर आप कोरिलेट करो तो अनडायग्नोस्ड केसेस कितने हैं एंड वेयर दैट नंबर वुड एंड, इट इज़ मच हायर. तो क्या टेल मी, मतलब मुझे अगर पता करना हो आज कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है. दैट्स द पिटी है कि इट्स सो सिंपल और हम नहीं कर रहे हैं. बिकॉज हाइपर इंसुलिनमेनिया जो होता है उसमें व्हाट आई नो इज ब्लड शुगर नॉर्मल दिखाता है. तो एक बार पता कैसे करना है वो बात करने से पहले इसकी प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं. उसके बाद आई विल आंसर योर क्वेश्चन कि पता कैसे करना है. ओके. अभी तक मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था कि एक इंसान है, हेल्दी इंसान है, वो उसका हमने ईटिंग पैटर्न अभी डिस्कस किया. एंड बाय द वे ये ईटिंग पैटर्न एक एबनॉर्मल नहीं है, ये आई थिंक मेजॉरिटी लोगों का होगा जो हमने डिस्कस किया था. हाँ, ये एबनॉर्मल, ये इंडिया में नॉर्मल है. एग्जैक्टली राइट. तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. तो सबसे ज़्यादा इंसिडियस नेचर इंसुलिन रेजिस्टेंस की क्या है कि आपकी बॉडी ना उसका एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है टू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग. आपका इंसुलिन कॉन्स्टेंटली हाई है. एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपके टिश्यूज जो हैं उसको वो रेजिस्टेंट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज दे हैव ओनली सो मच कैपेसिटी. नो, वो भी बोलेंगे यार मतलब तू रुक ही नहीं रहा, कभी तो रुक. मतलब मैं कितना, फैट सेल भी आपका बोलेगा कि यार मैं कितनी एनर्जी स्टोर करूँ. फैट सेल
इज वन ऑफ द ओनली सेल्स इन आवर बॉडी जो कि अपने साइज से 100 टाइम्स बड़ा हो सकता है. इट इज लाइक अ वाटर बलून, बट बॉस कभी तो वो बलून फटेगा. एंड फैट सेल को नहीं फटना. फैट सेल डजंट वांट टू बर्स्ट. वाई? क्योंकि अगर वो बर्स्ट होगा तो इट विल रिलीज इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी विच विल कॉज फर्दर डैमेज. तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसुलिन के इफेक्ट से अपने आप को रेजिस्टेंट बना लेता है. वही मसल टिश्यू करता है. तो इसी तरीके आपके जो टिश्यूज है वो अपने आप को रेजिस्टेंट कर लेते हैं. तो आप बेसिकली, वो बाउंसर आ रहा है, एक बोल रहा है दरवाज़ा खोल यार, ग्लूकोज एक्स्ट्रा रन कर रही है, एंड आपके ये टिश्यूज बोलते हैं कि यार मैं और नहीं ले सकता बॉस, दैट्स इट एनफ. ठीक है. इसको काउंटर करने के लिए हमारे पैनक्रियास का कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है. वो क्या करते हैं, हमारे पैनक्रियास सोचते हैं यार ब्लड ग्लूकोज तो नीचे ही नहीं जा रहा, ये फैट सेल क्यों नहीं ले रहा और सुन नहीं रहा लगता है. तो क्या करें, 2 बाउंसर और भेजते हैं. अच्छा फिर नहीं सुन रहा, 4 बाउंसर और भेजते हैं. तो बेसिकली आवर पैनक्रियास स्टार्ट टू प्रोड्यूस इवन मोर इंसुलिन टू टेक केयर ऑफ द, बिकॉज हाई ग्लूकोज इज टॉक्सिक इन योर बॉडी, राइट. तो उसका कुछ तो बॉडी करेगी ना. तो उसका कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म ये होता है कि हमारे पैनक्रियास और इंसुलिन बनाना स्टार्ट करते हैं. एंड बाय द वे ये काम करता है. ये काम कुछ कम टाइम के लिए नहीं, ये काम 5 से 10 साल के लिए करता है. So for 5 to 10 years, your pancreas are producing more and more insulin to take care of the excess glucose. Okay. अब आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल हाई है, लेकिन वो हाई इंसुलिन लेवल ग्लूकोज को अभी मैनेज कर पा रहा है. तो आप अगर टेस्ट करने जाओगे तो आपका फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मल आएगा, आपका HbA1c नॉर्मल आएगा, बट आपका इंसुलिन हाई होगा बॉडी में. ठीक है. दिस इज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म. दिस गोज ऑन फॉर अप टू 10 years में. और हर किसी का टाइमलाइन अपना अपना पर्सनल होगा, बट सो फिगरेटिवली स्पीकिंग, मतलब ये 10 साल तक आपका पैनक्रियास तो इसको मैनेज कर लेगा, बट एंड में क्या होगा, आपके पैनक्रियास भी गिव अप कर देंगे यार. भाई यार ये तो कितना अब्यूज लूँ मैं. सो आपका बेटा सेल डिसफंक्शन होना स्टार्ट होगा. ठीक है. आपके बेटा सेल्स जो है दे विल एक्चुअली दे कुड ऑल्सो डाई, एंड वंस दे डाई देन यू कांट क्रिएट मोर न्यू बेटा सेल्स. तो वो धीरे धीरे बेटा सेल डिसफंक्शन होगा. अब वो जो एक्स्ट्रा इंसुलिन भी प्रोड्यूस कर रहा था वो भी इनफ नहीं है आपकी ग्लूकोज को नैरो रेंज में रखने के लिए, और तब आपका ग्लूकोज धीरे 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 बढ़ना चालू होगा. ये प्रोसेस एनीवेयर फ्रॉम 5 to 10 years लगता है. 11वें साल में आप जाते हो एनुअल चेकअप के लिए अपने. आपका डॉक्टर वही सेम ऑर्डर करता है टेस्ट, फास्टिंग ग्लूकोज, HbA1c. लेकिन अब आपके पैनक्रियाटिक बेटा सेल्स जो है वो काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट हो चुके हैं. अब आपका ग्लूकोज थोड़ा क्रीप अप कर रहा है. अब आपके टेस्ट में आपका फास्टिंग ग्लूकोज 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से थोड़ा ऊपर आता है. आपका डॉक्टर बोलेगा यू हैव प्री डायबिटीज़, नाउ यू हैव प्री डायबिटीज़. उसने आपको ये नहीं बताया कि जो अनडायग्नोस्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस थी पिछले 10 साल की, दैट इज हाउ यू वर लेड हेयर, बट नाउ यू आर प्री डायबिटिक. उस समय भी आपको मेजॉरिटी लोगों को एडवाइस क्या दी जाती है, ईट लेस मूव मोर. दैट एडवाइस हैज वर्कड फॉर नो वन एवर. आप वापस आते हैं, यू कैरी ऑन विद योर लाइफस्टाइल, क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज. सो आई डोंट ब्लेम यू, आपको पता भी नहीं है कि इसको मैनेज कैसे करना है. आप यू कैरी ऑन विद योर लाइफ. ठीक है, थोड़ा एक आध वॉक और एक्स्ट्रा डाल ली, व्हाटएवर, राइट. 5 साल और निकल गए, बट दैट अब्यूज इज स्टिल गोइंग ऑन. नाउ योर बेटा सेल डिसफंक्शन इज इंक्रीज्ड. नाउ इज व्हेन योर ब्लड शुगर लेवल्स विल बी हाई इन योर बॉडी. आप 5 साल बाद दोबारा एनुअल चेकअप ले जाओगे, आपका ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर अब 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर आएगा. एंड वहाँ पे आपको आपका डॉक्टर डायबिटिक डिक्लेयर कर देगा. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको बोलेगा यार डायबिटिक हो, दवाई ले लो. तो आपको ग्लूकोज लोअरिंग मेडिसिन दे देगा. एंड दीज मेडिसिन आर रियली गुड एट मास्किंग द सिम्टम. तो वो मेडिसिन आपका ग्लूकोज तो कम ले आएंगी, लेकिन जो अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम थी वो तो किसी ने एड्रेस ही नहीं करी. आपकी बॉडी अभी भी इंसुलिन बहुत हाई है, बेटा सेल डिसफंक्शन है, वो तो किसी ने एड्रेस ही नहीं किया अभी तक. तो दवाई क्या कर रही है, वो सिर्फ सिम्टम ग्लूकोज को मास्क कर रही है. अंडरलाइंग डिसफंक्शन तो अभी भी कैरी ऑन हो रहा है. एंड राज, इंसुलिन को हम ब्लड शुगर लो करने के काम से जानते हैं, बट ये सिर्फ एक फंक्शन है इंसुलिन का. इंसुलिन आपकी बॉडी में हर एक सेल को इम्पैक्ट करती है. आपकी हर एक सेल एनर्जी कैसे प्रोसेस करेगा, इंसुलिन डिसाइड करेगी. आपके ब्रेन में मेमोरी फॉर्मेशन में इंसुलिन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपके लिवर फैट को कैसे हैंडल करते हैं, लिवर डिसाइड्स दैट. आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बैलेंस पे रहेंगे नहीं रहेंगे,
Insulin decides that. Insulin touches upon every single cell in your body, and that is why that one dysfunction जिसको address नहीं किया, it starts causing other disorders down the line. But how do I know that I'm insulin resistant? हाँ, इस बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है. Insulin resistant. Insulin resistance. Insulin resistance is bad. You want to be insulin sensitive. ठीक है, just to make sure कि terms clear है. हाँ. इसको डिटेक्ट करना इतना सिंपल है कि मुझे पिटी लगती है कि क्यों नहीं कर रहे. बताओ. आपको ब्लड टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे, एंड आई विल सजेस्ट कि ब्लड टेस्ट करो, रेगुलरली करो, इनफैक्ट प्रोएक्टिव बनो अपनी हेल्थ को लेके. बट एक्चुअली ब्लड टेस्ट की भी जरूरत नहीं है. सो देयर आर सर्टन क्लिनिकल मार्कर्स जो कि आप देख के बता सकते हो. Okay. I can look at you and I can tell you whether you are insulin resistant or not. Tell And me. Once you have this knowledge, you will also be able to do it. I don't think, by the way, that you are. Okay. So there are clinical. Thank you. You will be able to do it after this conversation. जो audience आपकी conversation सुन रही है, ये सुनने के बाद they can not just judge themselves, वो दूसरे को देख के भी बता सकते हैं. It's so simple. बताओ. सबसे पहला क्लिनिकल मार्कर आपने आई एम श्योर देखा होगा. इट्स कॉल्ड स्किन टैग्स. क्या? छोटे स्किन टैग्स. ओके. यूजुअली लोगों के नेक के आसपास छोटे छोटे स्किन बम्प्स हो जाते हैं. स्किन टैग्स, स्किन बम्प्स देखे आपने कभी? या नेक पे होंगे, ग्रॉइन पे होंगे, या जहां पे भी स्किन रब करेगी ना, वहां पे टैग्स बनने छोटे छोटे चालू हो जाते हैं. या तो वो होगा, या फिर स्किन थोड़ी डार्कनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी. स्किन पैचेस, वो भी नेक के पास यूजुअली देखे जाते हैं. ब्लैक ब्लैक हो जाता है. एग्जैक्ट लाइक अ वेलवेट, यू नो, वेलवेट पैच ब्लैक. एंड लोगों को लगता है कि डर्टी है, बट वो साफ नहीं होगा. इट विल स्टे देयर. दैट इज स्किन पैच. These two are the clearest indication that you have insulin resistance. Why? Because insulin is a growth hormone. Anabolic hormone है, growth promote करता है. वो आपके skin cells में excessive growth promote कर रहा है, which leads to skin tag and skin patches. Clear sign of insulin resistance. Simple, anyone can figure it out. देख के आप पहचान सकते हो, कोई भी पहचान सकता है, right? Second clinical marker, your waist size. कोई भी देख के पहचान सकता है आपका वेस्ट साइज. यू नो, आप खुद ही मेजर कर सकते हो, राइट? आप देख के आप दूसरे को भी बता सकते हो. वेस्ट साइज हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, सिंपली बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंट पीपल जो होते हैं वो जब फैट स्टोर करते हैं, दे टेंड टू स्टोर द फैट इन विसरल एरिया. विसरल इज हेयर. वो जो हम पंजाबियों में वो पॉट बेली प्रॉस्पेरिटी का साइन माना जाता था, वो एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है. दैट मीन्स कि आप अपनी बेली में, बेली एरिया में, डीप अंडर एब्डोमिनल कैविटी, आपने फैट स्टोर किया हुआ है अपने ऑर्गन्स के आसपास, या एक टॉपिक फैट जो आपके ऑर्गन्स में है, लाइक फैटी लिवर, दैट सो विच विल मेक योर वेस्ट सर्कमफ्रेंस गो अप, एंड दैट इज अ क्लियर साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. इसकी गाइडलाइंस भी हैं. टिपिकली फॉर मेन इट गोज, आई थिंक इट गोज लाइक 90 सेंटीमीटर्स और लेस, और फॉर वुमेन 80 सेंटीमीटर्स ऑफ लेस. बट उससे बेटर मेजर ये है, बिकॉज वो आपकी बॉडी के लिए एडजस्ट करता है, कि आपकी जो वेस्ट है दैट शुड बी हाफ ऑफ योर हाइट. तो अगर आप 160 सेंटीमीटर की आपकी हाइट है, तो आपका वेस्ट साइज शुड बी 80 सेंटीमीटर्स और लेस. उससे ऊपर है, दैट मीन्स यू हैव विसरल फैट. अगर आपको विसरल फैट है, तो देयर इज अ प्रीटी गुड चांस दैट यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट. ठीक है, सेकंड क्लिनिकल मार्कर. थर्ड क्लिनिकल मार्कर, हाई ब्लड प्रेशर. अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, so there is a pretty strong chance that it is driven because of insulin resistance. There is a study that I've cited in the book जहाँ पे 50% of hypertension cases are proven to be because of insulin resistance. इसका mechanism मैं आपको बहुत simply short में बता देता हूँ. जब आपका insulin high होता है body में, वो एक हार्मोन एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है. एल्डोस्टेरोन आपकी किडनी को सॉल्ट रिटेन करने के लिए फोर्स करता है. जहाँ पे सॉल्ट जाएगी वहाँ पे वाटर जाएगा, तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. सिंपल लॉजिक है. तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू हैव अ इंसुलिन रेजिस्टेंस. ओके, सो दैट्स द थर्ड मार्कर. फोर्थ मार्कर, इफ यू हैव इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेन एंड PCOS in women, there is a very strong chance that you are insulin resistant. 70% of PCOS cases are driven because of insulin resistance as per the research. And erectile dysfunction के बारे में मैंने आपको पहले बताया. मैंने आपको बताया उस स्टडी के बारे में, जिस स्टडी का टाइटल ही ये था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो अगर ये है, तो दैट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस.
So just to wrap up, clinical markers, आपका skin, excessive skin growth in form of skin tags, skin patches, your waist circumference, high blood pressure, ED and PCOS. Simple है ये तो मतलब everyone can figure it out, right? True. With this knowledge. But what about, you were saying something? I was going to go to blood markers. Go ahead. तो अगर आपको ये मार्कर जो क्लिनिकल मार्कर्स है आपको इनमें से किसी में भी शक है दैट यू फॉल यू हैव एनी ऑफ दीज और अगर नहीं भी है तो भी आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फॉलोइंग ब्लड टेस्ट कराइए. मुझे समझ में नहीं आता आई एक्चुअली दिस पिसेस मी ऑफ कि ये ब्लड टेस्ट हमारे रेगुलर चेकअप्स में क्यों नहीं हो रहे हैं. मतलब हम लेट स्टेज मार्कर्स को चेक कर रहे हैं, फास्टिंग ग्लूकोज, HbA1c जो 15 साल के बाद जाके पड़ेगा, वो जो पहले 15 साल जो मार्कर पड़ेगा हम उसको टेस्ट ही नहीं कर रहे. एंड दैट इज फास्टिंग इंसुलिन. फास्टिंग इंसुलिन इज अ सिंपल ब्लड टेस्ट. ऑलमोस्ट एवरी लैब विल डू इट. आप घर पे नहीं कर सकते बिकॉज हार्मोन को मेजर करना है तो इट्स नॉट एज सिंपल एज वो ब्लड शुगर वाला जो घर पे आप कर सकते हो. सो आपको लैब के पास ही जाना पड़ेगा. बट आई थिंक हिंदुस्तान में एवरी लैब वुड डू इट एंड इट इज़ चीप टेस्ट. अंडर $500, 500 रुपये से कम में. आई एम प्रीटी श्योर कई जगहों पे तो उससे भी सस्ते में है. फास्टिंग इंसुलिन विल टेल यू कि आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स क्या है. उससे ज़्यादा डायरेक्ट मार्कर क्या ही आपको मिलेगा. अगर आपकी फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स एलिवेटेड है दैट इज़ अ क्लियर साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. पर एक वार्निंग मैं साथ में इसके बताना चाहता हूँ एंड दिस मेक्स मी मोर एंग्री. जब आप ये ब्लड टेस्ट ऑर्डर करोगे आपका रिजल्ट आएगा, उस पर रेफरेंस रेंज लिखी रहेगी. उस रेफरेंस रेंज में लिखा होगा अप टू 25 इज नॉर्मल. आई कैन गारंटी यू अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन 25 है यू आर डीपली इंसुलिन रेजिस्टेंट. डीपली. डू नॉट मिस्टेक दैट नंबर दैट यू आर फाइन. बट आपकी लैब रेफरेंस रेंज 25 को नॉर्मल बोलेगी. क्यों? जो रेफरेंसेज होती है दैट इज नॉट नेवर एन ऑप्टिमल रेंज. वो पॉपुलेशन लेवल पे होती है. पॉपुलेशन लेवल की एवरेज होती है जो रेफरेंस रेंज दी जाती है. तो अगर एज अ पॉपुलेशन हम अनहेल्दी हो रहे हैं, मेटाबॉलिकली अनफिट हो रहे हैं तो वो एवरेज बढ़ती जाएगी. 100 बीमार है तो हमारा भी एवरेज बीमार ठीक है. दैट इज हाउ रेफरेंस रेंज इज गिवन इन एवरी लैब रिपोर्ट. खाली इंसुलिन इसके फास्टिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ. एवरी लैब रिपोर्ट में जो रेफरेंसेज होती है दैट इज द एवरेज ऑफ पॉपुलेशन. सो अगर आपका वो रिपोर्ट 25 जो वो नॉर्मल बोल रहे हैं अगर वो है तो यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट. यू वांट दैट नंबर टू बी 5 और बिलो. 5 या उससे बिलो फास्टिंग इंसुलिन लेवल आपको चाहिए. 5 to 7 इज गुड. 7 to 10 इज अर्ली रेजिस्टेंस. 10 and above is insulin resistance. Crazy. But then there's this phenomena which is called thin fat phenomena, right? कि toffee, thin outside, fat inside. So what is that? And why somebody जो बहुत पतला है और वो healthy दिखता है, उसे लगता है वो healthy है, is not healthy. जैसे आपने बोला thin outside, fat inside. Scientifically speaking, इसको और भी काफ़ी terms से बोला जाता है. इसके ऊपर काफ़ी स्टडी हुई है. आपने सुना होगा थ्रिफ्टी जीनोम टाइप, एशियन इंडियन पैराडॉक्स, इंडियन थिन फैट फिनोटाइप. डॉक्टर चित्तरंजन याजनिक है पुणे में, वर्ल्ड के टॉप 2% रिसर्चर्स में आते हैं. उन्होंने इंडियन थिन फैट फिनोटाइप के पायनियर रहे हैं वो. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे इन एसेंस से द सेम थिंग. शॉर्ट हेडलाइन ये है कि जस्ट बिकॉज आप पतले हो दैट डजंट मीन कि आप फिट हो. तो जो घर में मॉम्स होती हैं, मॉम को लगता है कि उनका बच्चा अगर पतला है तो वो तो हेल्दी है, फिट है, तो उसे और खिलाना चाहिए और ज़्यादा मोटा करना चाहिए बिकॉज टेक्निकली दैट पर्सन इज हेल्दी. या which is scientifically and research will tell you that's not true. उसके पीछे रीज़न ये है बिकॉज एक्चुअली लेट मी टेल यू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग पहले, देन आई विल कम टू दिस. आपको पता है BMI जो आपके वेट का वेट के बारे में बताता है इज द वर्स्ट प्रॉक्सी और ऑफ योर हेल्थ. BMI हर कोई तो BMI टेस्ट करता है. BMI फॉर इंडियंस डजंट टेल यू एनीथिंग अबाउट योर हेल्थ. Why I'm hearing this for the first time? Yeah, there is research. I've cited it in the book. आप अगर वो research देखोगे तो what that research found, Indians tend to develop metabolic disorder. हम इंडियन जो है metabolic disorder कम BMI पे हमें होता है as compared to westerners. Typical BMI range क्या होती है? 25 is for overweight and 30 is for obese. I don't know if you know this. इंडिया के लिए ये BMI रेंज ऑलरेडी रिवाइज कर दी गई है
इंडिया में नाउ इट इज़ 23 फॉर ओवरवेट and 27.5 for obese. Really? Simply because the research will tell you कि हम लोग metabolic dysfunction कम weight और कम BMI पे हमें होता है. क्यों? Indians को metabolic dysfunction BMI at 23 के आसपास शो होना स्टार्ट हो जाता है. यही एक वेस्टर्नर होगा, कॉकेशियन, यूरोपियन, they have a much bigger threshold. उनको metabolic dysfunction बहुत हाई BMI पे हुआ एज कम्पेयर टू अस. तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि BMI और वेट इज़ अ टेरिबल मार्कर, सिंपली बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट आवर फैट सेल्स. BMI हमें वेट बताता है, बट BMI हमें ये नहीं बताता आपके फैट के बारे में कि वो जो आपका फैट है वो स्टोर कहाँ पे हुआ है. BMI ये नहीं बताता कि आपकी मेटाबॉलिक स्टेटस हेल्थ कैसी है. BMI ये नहीं बताता कि आपका फैट सेल जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. उसके बारे में आई टेल यू अबाउट ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स. हमारे जो फैट सेल्स, हमारे जो फैट है, इट मैटर्स. 2 थिंग्स मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू स्टोरिंग फैट. फर्स्ट इज कि आप उसको स्टोर कहाँ पे कर रहे हो, एंड सेकेंडली आप उसको स्टोर कैसे कर रहे हो. फैट स्टोर करने के बॉडी में 2-3 जगह हैं. एक है एक को हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, जो कि स्किन के नीचे होता है. ओके. विच बाय द वे इज अ वेरी हेल्दी वे ऑफ स्टोरिंग फैट. आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो सबक्यूटेनियस फैट को, एंड इट इज़ मेटाबॉलिकली अ हेल्दी वे टू स्टोर फैट. दूसरा, जब हम फैट स्टोर करते हैं हम अपने विसरल एरिया में करते हैं. योर विसरल एरिया है आपके डीप एब्डोमिनल कैविटी में, आपके ऑर्गन्स के आसपास, या ऑर्गन्स में ही हम फैट स्टोर करते हैं, जिसको एक्टोपिक फैट बोला जाता है. विसरल फैट एंड एक्टोपिक फैट are the worst places to store fat. आप metabolically unhealthy होगे, they will directly influence your insulin resistance and cause metabolic dysfunction. हम Indians, we are predisposed to store fat in our visceral area. Okay. हम वो predisposed क्यों है? I'm happy to talk about that. It's a very interesting history है. But first of all हम ये समझ लेते हैं कि हम Indians as compared to Caucasians या Europeans, हम फैट अधिकतर visceral area में स्टोर करते हैं, whereas Western population tends to store it in subcutaneously, जो कि healthy way होता है. क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? लंबी स्टोरी है. बताओ लंबी स्टोरी. This is part of the evolution. Okay. Okay. I don't know if you know this. ब्रिटिश राज में, कॉलोनियल टाइम में, उन्होंने हमें 190 साल रूल किया था. ठीक है. 1754 से लेकर 1947 तक, राइट, समथिंग अराउंड दैट टाइम फ्रेम. वो 190 सालों में इंडिया में 31 फैमिन्स आए थे. फैमिन मतलब भुखमरी, विच इज़ एन एवरेज ऑफ एक फैमिन हर 6 साल में. ठीक है. उससे पहले फैमिन आता था 50 साल में एक बारी, 100 साल में एक बारी. तो कॉलोनियल रूल में हमारे एक्सेलरेटेड फैमिन हुए थे. एंड बाय द वे ये किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से नहीं हुए थे, ये पॉलिसीज़ की वजह से हुए थे. ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से ये फैमिन्स आए थे. दे प्रायोरिटाइज्ड फार्मर्स को, दे फोर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप होते हैं फॉर एग्जांपल ओपियम, शुगर, कॉटन. पैसा ज़्यादा मिलता है. तो इन्होंने हमारे फार्मर्स को फोर्स किया टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स ओवर स्टेपल्स. गेहूँ चावल की बजाय आप एक कैश क्रॉप प्रोड्यूस करो. तो आपकी जो स्टेपल्स की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई. उसके बाद इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी एक्सपोर्ट की तरफ ओरिएंट कर दी. इन्होंने रेलवे नेटवर्क भी ऐसे बनाया कि ईजिली एक्सपोर्ट हो पाए. तो इन्होंने एक्सपोर्ट जो उगता था वो मेजॉरिटी एक्सपोर्ट करते थे, तो लोकल खाने के लिए कम रहता था. ठीक है. तीसरा इन्होंने क्या किया, इनके आने से पहले जो राजा महाराजा थे वो बहुत समझदार थे, एंड वो हमेशा एक रिजर्व मेंटेन करके रखते थे कि अगर भुखमरी आए तो हम अपने रिजर्व से अपनी प्रजा को खाना दे सकते हैं, एंड वी विल पास थ्रू दैट टाइम. कोई नेचुरल कैलामिटी आती है. इन्होंने सिस्टमैटिकली उस स्टोरेज सिस्टम को तोड़ा. दिस इज इंटायरली बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज दैट दीज फैमिन्स हैपेंड. 31 फैमिन्स. अब हमारी बॉडी जो है 190 साल है, तो हर 6 साल में फैमिन आ रहा है, तो इट हैज़ टू इवॉल्व बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट टू सर्वाइव इन दैट स्केर्सिटी,
to survive in that bhukmari. One of the evolutionary things that happened is that हमारा DNA change नहीं होता easily, epigenetics change हो जाते हैं. So our epigenetics evolved to hoard fat. We Indians have become really good at storing fat. And most of that fat was stored in our visceral area ताकि उसको easily energy में convert किया जा सके जब भुखमरी अगली आएगी. And this evolution happened generation over generation over generation. ये epigenetics पास होते हैं. ये epigenetics लॉन्ग टर्म तक पास होते हैं. देयर इज अ स्टडी जो मैंने बुक में मेंशन करी है. चाइना में एक फैमिन आया था 1954 में. एक रिसर्चर ने उसमें उसका इम्पैक्ट उसकी 3 जनरेशन तक स्टडी किया. पहली जनरेशन पे वो गया मदर्स जो उस फैमिन के दौरान प्रेग्नेंट थी. दे वर एक्सपेक्टिंग बेबीज. उसने इसको F0 जनरेशन बोला. एंड obviously this generation जो mothers थी they had to adapt to survive because आपको खाली अपने आप को ही energy नहीं देनी, आपको जो baby है उसको भी energy provide करनी है. So their epigenetics evolved very rapidly to care for the babies that they were expecting. Yeah. उसके बाद इसी रिसर्चर ने नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे पैदा हुए थे जिसको उन्होंने F1 जनरेशन बोला उसको स्टडी किया. इन बच्चों ने डायरेक्टली खुद फैमिन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट ये उस समय मदर के पेट में थे जब फैमिन था. What he found that generation had 75% higher risk of diabetes or metabolic dysfunction. 75%. And that generation never experienced famine. वो वहाँ पे नहीं रुका, वो उनके बच्चों के पास गया. So basically ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ F0 जनरेशन. ये तो इतनी बाद में पैदा हुए एंड इन्होंने तो डायरेक्टली कभी फैमिन के आसपास भी नहीं गए, देखा भी समझा भी नहीं. हाँ. Their chances of diabetes were 2 times higher than average. So you have to understand कि epigenetics जो है वो change होते हैं. They evolve for survival and they are passed on from generation to generation. हमारा जो we have gone through an extreme famine phase. हमारी body is a survivor body. ठीक है. The problem is हमने वो एपिजेनेटिक्स और वो सर्वाइवर जीन्स तो ले लिए, लेकिन अब हम फैमिन में तो नहीं रह रहे, अब तो हम एबंडेंस पे रह रहे हैं. सो दोज जीन्स हैव टर्न्ड अगेंस्ट अस नाउ. पहले तो मील नहीं मिलती थी, एनर्जी नहीं मिलती थी. आज एवरेज इंसान 3 से 6 बार ही दिन में खा रहा है. हम हंटर गैदरर से ऐप टैपर बन गए हैं. आप मोबाइल पर ऑर्डर करते हो 10 मिनट में खाना आता है. सो आज के रेट में एनर्जी की कमी नहीं है, बट जीन्स हमारे scarcity के है, but we are living in abundance. That's the difference. So that is why we tend to store fat in the visceral area. Just to come back to that, yeah. Second thing, एक तो फैट हम स्टोर का कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, और दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी फैट सेल का कैरेक्टरिस्टिक बहुत मैटर करता है. फैट गेन करने के 2 ही तरीके हैं. या तो आप नंबर ऑफ फैट सेल्स अपनी बॉडी में इंक्रीज करोगे जिसको हाइपरप्लेजिया बोला जाता है, विच बाय द वे इज अ हेल्दी वे ऑफ स्टोरिंग फैट. ओके. हाइपरप्लेजिया. ओके. दैट मीन्स कि आपका फैट का जो सेल है वो नहीं बढ़ रहा, लेकिन नंबर ऑफ फैट सेल्स मास बढ़ रहा है बेसिक है. ठीक है. मास ऑफ द फैट सेल, नॉट मास, राइट. सो दैट्स द वन वे ऑफ गेनिंग फैट. द सेकंड वे ऑफ गेनिंग फैट इज कि आपके फैट सेल का साइज बढ़ रहा है, विच इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी. ओके. वी इंडियंस व्हेन वी गेन फैट we tend to grow the size of the fat cell, which is an extremely unhealthy way of gaining fat. हमारे फैट सेल का साइज बढ़ता है, हम नंबर ऑफ सेल्स नहीं मल्टीप्लाई करते. एंड दिस इज हाउ वी डिजाइन्ड. दिस इज हाउ वी डिजाइन्ड. देयर इज अ रिसर्च, आई हैव इट इन द बुक, जहाँ पे मैंने एक्चुअली इमेजेस भी यूज़ करी है. उस रिसर्च में उन्होंने कॉकेशियन लोगों के फैट सेल्स और साउथ एशियन लोगों के फैट सेल्स को कंपेयर किया था, एंड दे फाउंड दैट कॉकेशियंस टेंड टू हैव स्मॉलर फैट सेल्स बट मोर फैट सेल्स, and South Asians tend to have less fat cells but bigger fat cells. Why this is a problem? मैंने आपको पहले भी बोला था फैट सेल बड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इवेंचुअली बर्स्ट करेगा, तो वो अपने आप को इंसुलिन रेजिस्टेंट बना लेता है. तो दैट इज वाई वी आर प्रीडिस्पोज्ड फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस. ट्रू. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. सो वी टेंड टू ग्रो द साइज ऑफ द फैट सेल. But then, so sorry, just to finish up, that's why BMI is a terrible marker, because BMI only tells you कि आपका वेट क्या है. BMI does not tell you कि आप फैट स्टोर का कर रहे हो.
BMI डज नॉट टेल यू कि आपके फैट सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंड ऑब्वियसली दैट डज नॉट टेल यू कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ क्या है. बट देन व्हाट्स द बेटर अल्टरनेटिव इफ हम BMI को नहीं माने एज अ मार्कर कि मैं हेल्दी हूँ अनहेल्दी हूँ, मोटा हूँ कि पतला हूँ, मैं अंदर से फैट हूँ कि नहीं हूँ. इज इट अ विसरल फैट मार्कर? इज दैट व्हाट यू आर सजेस्टिंग? 5 चीज़ें हैं. इसको हार्मोनाइज्ड क्राइटेरिया बोला जाता है साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस. देयर आर 5 थिंग्स. 3 or 4 of them are related to your blood test. So अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से ऊपर है, अगर आपके ट्रिग्लिसराइड्स 150 से ऊपर है, अगर आपका HDL 50 या 50 से नीचे है, अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से ऊपर है, 4th and 5th इज़ योर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस, जो मैंने आपको पहले बताया था, 90 सेंटीमीटर फॉर मैन, 80 सेंटीमीटर फॉर वुमेन. इन 5 चीज़ों में से अगर 3 चीज़ें हैं, then you have a metabolic syndrome. That is the harmonized criteria to identify metabolic syndrome. Let's make it more easy for people, okay? कॉज पे जाते हैं. मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता किस लिए, किस वजह से लोग होता है? शुगर इज अ बिग थिंग, राइट? बिकॉज यू सेड कार्ब शुगर बन जाते हैं, सिंपल शुगर, डायरेक्ट शुगर. हिंदुस्तान में हर कोई शुगर बहुत ज़्यादा खाता है. लेट्स टॉक अबाउट शुगर अ लॉट एंड लेट्स ब्रेक इट डाउन सिंपली बेस्ड ऑन योर बुक एंड बेस्ड ऑन योर रिसर्च. कि सबको पता है, अब ये इस्टेब्लिश हो चुका है अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड कंट्री, थ्रू दिस पॉडकास्ट, हर जगह मल्टीपल टाइम. Excessive sugar is absolutely poisonous, right? You have said sugar is a new tobacco. Is a new tobacco. बहुत सारे लोग around the world, बहुत सारे doctors have went on and said it, and I've heard it myself कि in conferences where large doctors, like really big doctors are coming up and be like कि sugar is more dangerous than smoking. If you are taking it on an everyday basis and you're thinking that कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, right? तो sugar is the devil, सबने मान लिया. Few people also say that moderate sugar is bad. Forget excessive sugar. So let's break it down. Let's make people understand कि actually sugar से होता क्या. जब sugar मैं खाता हूँ तो I want to ask you simple things कि sugar जब मैं खाता हूँ सबसे पहले blood में जाती है क्या, कहाँ जाती है? Like what happens? The amount of sugar that your body needs for survival is 0 grams. आपकी बॉडी को 0 grams शुगर की जरूरत है. शुगर नहीं चाहिए मेरी बॉडी को. क्यों चाहिए आप बताओ? You only said ना कि लेस शुगर, मतलब अगर बॉडी में ग्लूकोज और शुगर कम हो जाएगा तो then that can cause brain freeze, brain stroke, multiple other things. But आपका liver is fully capable of producing glucose to supply to your brain through gluconeogenesis. आपकी बॉडी को रफली आई थिंक ब्रेन को 120 ग्राम कुछ शुगर चाहिए होती है पूरे दिन में टू कीप डूइंग इट्स फंक्शन. आपका बॉडी इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ग्लूकोज थ्रू योर लिवर. यू डोंट नीड एक्सटर्नल शुगर. पहली बात तो आप ये समझ लो. यू नीड 0 grams ऑफ शुगर. 0 grams. देयर इज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू इन शुगर. आपको 0 grams शुगर चाहिए, ठीक है? बट एक्चुअली पता क्या है, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली. आजकल इतनी अवेयरनेस आ गई है कि लोगों ने शुगर कम कर दी है. लोगों को बाय एंड लार्ज पता है कि यार शुगर नहीं लेनी चाहिए, इट्स नॉट गुड. ट्रू. पर फिर भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं. आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारी डाइट में बहुत सारी इनविजिबल शुगर है. एक्सप्लेन. इनविजिबल शुगर इन आवर डाइट. हाँ, ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो आप, इसमें 4 चम्मच चीनी डालोगे? 0 नहीं डालोगे, राइट? आप 2 रोटी खा लोगे? खा लोगे ना? 3-4 खा लेगा. 3-4 खा लेते हो. दोनों में फ़र्क क्या है? जब वो डाइजेस्ट हो रही है, जब आपने शुगर ली तो वो आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है. आपके पैनक्रियास को इंसुलिन रिलीज करनी पड़ रही है टू टेक केयर ऑफ दैट ग्लूकोज. जो आप रोटी खा रहे हो वो भी जब आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगी वो भी तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी. What are you saying कि शुगर डायरेक्ट खाना, शुगर इज ऑलमोस्ट सेम? शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट. आप फ्लावर, जो भी आप फ्लावर उठा लो. मैं अगर आटा खाता हूँ तो आटा एंड शुगर इज सेम. आई डोंट बिलीव दैट. आई अग्री विद द फैक्ट दैट क्योंकि ये फ्लावर में कार्बोहाइड्रेट्स कितने होते हैं? फ्लावर में एक जो आटा है उसमें नॉट नो, मतलब वी कैन 70% पुट इट आउट. होल व्हीट आटा ले लो, अमरंथ ले लो, एमर व्हीट ले लो, जो मर्जी आप ले लो. इसका अगर आप मैक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन देखोगे तो इट इज़ रफली 70% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है? शुगर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट.
Sugar is actually in the family of carbohydrates. Carbohydrate is a bigger family group. Okay. Sugar is part of it. Fiber is part of it. All of these things are part of it. So जब आप रोटी खा रहे हो, जब वो आपकी बॉडी में जा रही है, it is basically a carbohydrate. All grains, by the way, are, and it is causing your blood sugar levels to go up. Your pancreas still have to release insulin to take off the glucose levels. आपकी बॉडी भेदभाव नहीं कर रही शुगर में और रोटी में. आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों कर रहे हो? आप चावल खा रहे हो, 70+% कार्बोहाइड्रेट्स हैं. आपकी बॉडी में जाके जब वो डाइजेस्ट होंगे, दे विल टर्न इनटू ग्लूकोज. देयर इज नो अदर वे अराउंड इट. तो आपके पैनक्रियास को इंसुलिन तब भी रिलीज करना पड़ेगा टू टेक केयर ऑफ दैट ग्लूकोज. आपकी बॉडी राइस को डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर रही है एज कम्पेयर टू शुगर, तो आप क्यों ट्रीट कर रहे हो डिफरेंटली? तो मैं क्या सब खाना छोड़ दूँ? नहीं, बट कंट्रोल तो कर सकते हो. अभी 2 महीने पहले, कुछ 3 महीने पहले ICMR की स्टडी आई थी जिसमें ये बोला गया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 70% ऑफ आवर कैलोरीज आर कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं सिर्फ: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन. न्यूट्रिशनल साइंस के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स आर दी ओनली फूड ग्रुप दैट आर कंसिडर्ड नॉन एसेंशियल. Your body is fully capable of producing the glucose that you need without you eating it. You don't need, nutritionally speaking, you don't need carbohydrates. I'm not saying कि आपको छोड़ दो, but मैं आपको सिर्फ साइंस के बारे में बता रहा हूँ. The other 2, protein and fats, वो आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती. There are 9 essential amino acids जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती. So you have to supplement that with food. There are fats, omega-3, omega-6 जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती. Essential है वो. They are considered, so you have to have that through food. So protein and fats, they are essential food groups. हम वो नहीं खा रहे और 70% हम अपनी प्लेट भर रहे हैं नॉन एसेंशियल फूड ग्रुप से. आपके फैट सेल्स को सिर्फ एक चीज़ है जो ट्रिगर करती है ग्रो करने के लिए, वो होता है इंसुलिन. हम सिर्फ कैलोरीज की बात करते हैं. कैलोरीज जो है वो इनकम्प्लीट इक्वेशन है. हम कैलोरी इन कैलोरी आउट की बात करते हैं. ऑफ कोर्स कैलोरीज मैटर करती है, बट वो कैलोरीज स्टोर करने के लिए दे नीड समवन, दे नीड अ ट्रिगर, एंड दैट ट्रिगर इज इंसुलिन. अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन लो है, यू आर इन अ फैट बर्निंग स्टेट, यू आर नॉट इन अ फैट स्टोरेज मोड. इसका मैं आपको एक एब्सोल्यूट प्रूफ दे सकता हूँ. उसके बाद यू विल नॉट एक्चुअली आस्क मी एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस. आपको पता है टाइप 1 डायबिटीज? टाइप 1 डायबिटिक्स जो है, दे डू नॉट हैव they have autoimmune condition के उनकी इंसुलिन नहीं बनती. So they're always dependent on external insulin. Right? There is a eating disorder in type 1 diabetes called diabulimia. क्या होता है ये? Before I tell you क्या होता है, I must say extremely dangerous है. Don't try this at home. ठीक है? अगर type 1 diabetic को थोड़े से, if they are conscious about their body and they want to stay slim, what they do is they stop taking exogenous insulin. एक्सोजेनस इंसुलिन मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड, राइट? वो लेना बंद कर देते हैं. एक टाइप 1 डायबिटिक दिन में 10,000 कैलोरीज भी खा ले, और अगर वो इंसुलिन नहीं ले रहा, देयर इज नो चांस दैट दे कैन गेट फैट. इट इज कॉल्ड अ कंडीशन डायबिलीमिया. दिस शुड टेल यू दैट इंसुलिन इज द ट्रिगर फॉर फैट स्टोरेज इन योर बॉडी. इट इज अनडिनाइबल. येस, कैलोरीज मैटर, बट अगर कैलोरीज नहीं होगी तो एनर्जी स्टोर कैसे करोगे? बट कौन डिसाइड करेगा कि वो कैलोरी स्टोर होनी है या बर्न होनी है? वो इंसुलिन डिसाइड करेगा. अब आप पूछोगे वो कैलोरी जा कर रही है, हाँ, इतनी सारी जो खा रहे हैं, फिर कैलोरी जा कर रही है, राइट? अब थर्मोडायनामिक्स, कीको ग्रुप आउटसाइड विल बी वेरी एंग्री कि भाई ये तो थर्मोडायनामिक्स का लॉ ब्रेक हो रहा है. जब आपकी इंसुलिन लो होती है तभी होगी जब ग्लूकोज बॉडी में लो है आपकी बॉडी को, लेकिन अभी फ्यूल सोर्स तो चाहिए. अब वो फैट्स को ब्रेक करेगा टू गिव यू फ्यूल, आपके फैट को. ओके? एंड आपका जो ब्रेन है ना, वो डायरेक्टली फैट को एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकता. तो आपका लिवर आपके फैट को ब्रेक डाउन करके इट विल कन्वर्ट इनटू कीटोन बॉडीज. एंड योर ब्रेन लव्स कीटोन. इट थ्राइव्स ऑन कीटोन. We'll talk on keto. And the ketone bodies is what gives the fuel to your body and to your brain to not only function but thrive in that condition. And these ketones have a caloric value of 4 kilocalories per ketone molecule. When you are in nutritional ketosis, you literally, you pee out and you breathe out these ketones.
that is where those calories are going. Let's talk about That is why it breaks the law of thermodynamic, because that calorie, that energy, your body at low insulin levels is burning fat like anything. You are getting shredded, and because आपकी insulin low है, your body needs fuel. Your body will start breaking down fat, and your liver will convert that fat into ketone bodies to supply to your brain, and that ketone body has a value of 4 kilocalorie each molecule, and you pee out ketones. आप अपना उस समय यूरिन टेस्ट करोगे, उसमें कीटोन्स आपको हाई दिखेंगे. यू आर ब्रीदिंग आउट कीटोन्स. यू आर बेसिकली breathing and peeing out fat. Like when your body get used to these ketosis and you're on this permanent diet and you're using these fats to actually give your brain more fuel, तो बॉडी एफिशिएंट हो गई, ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंट हो गया. लेकिन ग्लूकोज का दिन पूरी बॉडी में काम थोड़ा गड़बड़ होने लग जाता है ना, बॉडी बेकार होने लग जाती है इन ऑर्डर टू जस्ट कट डाउन एंड किल. यार आप आज से यू गो बैक टू हंटर गैदरर टाइम फ्रेम. आप अगर उस टाइम फ्रेम में जाओगे, हम वहाँ पे वी वर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ न्यूट्रिशनल कीटोसिस वहाँ पे, और एंड वी वर इन द स्टेट, वी वर स्विचिंग बिटवीन कीटोज एंड ग्लूकोज. अगर आप हंटर गैदरर्स पे जाओगे एंड ह्यूमन एवोल्यूशन अगर आप देखोगे, फॉर 1.8 मिलियन ईयर्स वी हैव बीन हंटर गैदरर्स. ठीक है, जब आप हंटर गैदरर हो तो सबसे पहले क्या होगा कि फूड आपको हर समय अवेलेबल नहीं होगा. ट्रू. ठीक है, आपको फूड हंट करना है. ओके, सो यू आर ऑलवेज इन बिटवीन फीस्टिंग एंड फैमिन. नेचुरल स्टेट थी वो हमारी. वी वर बिल्ट फॉर दैट बाय द वे. 1.8 मिलियन ईयर्स. एग्रीकल्चर सिर्फ 10,000 साल पहले आया है, एंड आई थिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन तो और भी रिसेंट है. सो फॉर 1.8 मिलियन ईयर्स वी वर हंटर गैदरर्स. वी वर सपोज टू बी इन फास्टेड एंड फेड स्टेट. खाना जब मिलेगा तब आपका ग्लूकोज बॉडी में बढ़ेगा, राइट, एंड इंसुलिन बढ़ेगा. आप फैट स्टोरेज में जाओगे क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला खाना कब आपको मिलने वाला है. तो आपकी बॉडी इज स्टोरिंग फैट फॉर यू टू गेट बाय नेक्स्ट 1-2 दिन, जब तक आप अगला जानवर किल नहीं करोगे या जब तक आप अगला प्लांट नहीं ढूंढोगे. सो वी वर डिजाइंड टू बी feasting and famine. So it is not bad. This is your evolution. But now your body is used to permanent eating, right? तो famine वाली चीज़ आपकी ख़त्म हो गई है. But तो अगर आप वापस बॉडी को ट्रेन करने की कोशिश करते हो कि आप एक permanent no carb zone में रहो, where you are not eating enough carbs, and then immediately when you start carbs again, बॉडी पे जो अगर पहले कार्ब का इम्पैक्ट मेरी बॉडी पे रहा होगा, उससे ज़्यादा स्पाइक्स अब आने लग जाएगा क्योंकि अब मेरी बॉडी इज़ नॉट वेरी यूज्ड टू एक्चुअली. बट हु इज सेइंग कि आपको परमानेंटली उस स्टेट में रहना है. देखो, कीटोजेनिक डाइट जो है, कीटोजेनिक डाइट क्या होती है पहले मैं ये बताता हूँ. सो कीटोजेनिक डाइट इज़ कि जहाँ पे आप एक्सट्रीमली लो कार्बोहाइड्रेट लेते हो. ओके, कार्बोहाइड्रेट इज़ टिपिकली दिन में 50 ग्राम से कम, 50 ग्राम्स और लेस कार्बोहाइड्रेट्स कीटोजेनिक डाइट में, कीटो में जाने के लिए, विच इज़ लाइक वेरी मिनिमल. आप शायद एक एप्पल खाओगे तो यू विल बी डन विद इट विद योर 50 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, और रफली, राइट. कार्ब्स कम, इट इज़ हाई ऑन फैट. सो फैट इज़ रफली अराउंड 70% और सो, एंड देन रफली 20-25% प्रोटीन. दैट्स कीटोजेनिक डाइट. इसका कीटोजेनिक डाइट का इन्वेंशन कैसे हुआ था? ये अर्ली 1900s में हुआ था. आपको मालूम है ये इसका इन्वेंशन जो था, दैट वाज बाय एक्सीडेंट, बिकॉज उस समय एपिलेप्सी का कोई ट्रीटमेंट नहीं था. ओके, एपिलेप्सी का कीटोजेनिक डाइट वाज एक्चुअली इन्वेंटेड एज अ ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी. व्हाई? बिकॉज अर्ली 1900s में रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट फिगर्ड आउट कि आपकी ब्रेन जब कीटोन्स को यूज़ करता है तो उससे आपकी एपिलेप्सी पे रिमार्केबल इंप्रूवमेंट आती है. एंड दैट इज़ व्हेन कीटोजेनिक डाइट वाज ऑफिशियली used medically to treat epilepsy. That is the starting of ketogenic diet. It is so powerful. उसके बाद से ketogenic diet is used as a treatment therapy for diabetes. Diabetes का मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था. इशू क्या है? इंसुलिन आपका कॉन्स्टेंटली हाई है, क्रॉनिकली हाई है, बट ब्लड शुगर भी अब हाई हो चुका है बिकॉज आपके बेटा सेल्स जो हैं दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली एनी मोर. तो अब इसको आपको अगर रिजॉल्व करना है एंड परमानेंटली रिवर्स करना है, तो आपको जो चीज़ ग्लूकोज को ट्रिगर कर रही है आप उसको कम करोगे तो धीरे धीरे आपका इंसुलिन भी कम होना चालू होगा, एंड होपफुली यू कैन गो टुवर्ड्स द पाथ ऑफ रिकवरी. सो यू आर टॉकिंग अबाउट शुगर एंड वी जस्ट शिफ्टेड टू थिंग्स, राइट? सिंपल वर्ड्स में कि शुगर
शुगर इज़ पॉइजनस, अब शुगर बॉडी में जाती है तो क्या क्या होता है? तो what happens like the moment if I eat sugar then what? when आपकी बॉडी में जब जैसे शुगर डाइजेस्ट होनी स्टार्ट होगी, इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप से शुगर ले रहे हो. यू नो सर्टेन शुगर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज और वट एवर, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज. बट यू सेड कि बॉडी को सर्वाइव करने के लिए कितनी शुगर चाहिए? 0. एक्सटर्नली 0. एक्सटर्नल शुगर चाहिए 0, राइट? तो मोमेंट मैं शुगर खाता हूँ या कार्ब्स खाता हूँ, जो आपने बोला विच इज़ अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन. इनविजिबल शुगर, राइट? क्या क्या खा रहे हैं इंडियंस एक दिन में, विच इज स्टेपल फूड इज शुगर? प्रीडोमिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स है. आप देखो, ये तो रिसर्च ICMR की बता रही है कि 70% हमारी कैलोरीज. पोहा बेकार है, डोसा बेकार है, पराठे बेकार हैं, रोटी बेकार है, चावल बेकार है, सब बेकार ही है. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. Then? एक मैक्रोन्यूट्रेंट है जो नॉन एसेंशियल है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं. एक मैक्रोन्यूट्रेंट है जो सबसे ज़्यादा इंसुलिनजेनिक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब बेकार है. आप खुद सोचो, अगर ये नॉन एसेंशियल है तो आपकी डाइट का कितना परसेंटेज होना चाहिए, आइडली स्पीकिंग, साइंटिफिकली स्पीकिंग? तो क्यों ऐसी डाइट हमारी? लाइक देयर हैज़ टू बी सम रीज़न जिसकी वजह से एवोल्यूशनरली हमारे लिए डाइट बनी. जस्ट टू रैप अप एक्चुअली, बिकॉज आई वांट टू गेट दिस राइट, मैं कार्बोहाइड्रेट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ. मैं एब्सोल्युटली ये नहीं कह रहा हूँ कि एवरीवन शुड डू लो कार्बोहाइड्रेट डाइट. ऑल आई एम सेइंग इज कि यार अपनी प्लेट में 70% उसको मत भरो जो नॉन एसेंशियल है और जो सबसे ज़्यादा इंसुलिनजेनिक है. गॉट इट. मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ. बट ये हाउ डिड दिस बिकम अ ट्रेंड इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. क्योंकि अगर बॉडी को ज़रूरत नहीं है, ये ट्रेंड कब बना? हाँ, ये कब बना और क्यों बना? कि अगर ज़रूरत नहीं है तो 70% हमारी थाली का पार्ट बनाए कैसे? ये विल गो बैक टू द कॉन्वर्सेशन एवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे. 1.8 मिलियन ईयर्स हम हंटर गैदर रहे हैं. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सिर्फ 3 चीज़ें खाते थे: मीट, फ्रूट्स अगर मिल जाए पेड़ पे, यू नो समटाइम्स, और उस समय वेजिटेबल एग्रीकल्चर नहीं था तो ग्रेन्स तो थे ही नहीं. रूट वेजिटेबल्स थी, रूट वेजिटेबल्स. ओके, सो रूट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट, दिस वॉज द डाइट दैट वी हैड फॉर 1.8 मिलियन ईयर्स. ओके, 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ. दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड ग्रोइंग grains, right? Or vegetables. Yeah. And you know, a lot of fruits, and actually fruits ke upar we can speak at length, but that is when basically grains or carbohydrates essentially came into our life. And they have since then become a bigger part of our life. India में, I don't know if you know this, 1970s के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन आया था. ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया था? बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के पास इनफ फूड रिजर्व्स नहीं थे टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन. हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी. हमारे पास इतने फूड रिजर्व्स नहीं थे. हम एक्चुअली ग्रेन्स को उस पॉइंट पे इंपोर्ट किया करते थे टू फीड आवर पॉपुलेशन. तो हमें सिवियर डेफिशिएंसी थी उस समय ग्रेन्स की. हमारे पास इनफ खाना नहीं था लोगों को फीड करने के लिए. सो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960-70s में स्टार्ट हुआ था टू इंक्रीज आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. वो कैसे हुआ? बेसिकली जो हमारे ग्रेन्स हैं उनकी यील्ड को इंक्रीज किया गया. हाउ डिड दैट हैपन? थ्रू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आवर ग्रेन्स. ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले अगर आप वीट का पौधा देखोगे, इट यूज टू बी रियली टॉल. वो टॉल था, विंड प्रोन है, टूटेगा जल्दी. यू नो, जो प्रोडक्शन, जो यील्ड थी वो बहुत कम थी. एक जेंटलमैन थे नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने कुछ 70s के आसपास एक ऐसा वीट हाइब्रिडाइज किया जिसको डॉफ वीट बोला जाता है, जो आज भी चलता है. डॉफ वीट मतलब कि वो इतना ही रहता है, उसकी हाइट इससे ऊपर नहीं जाती. वो हाइट ऊपर नहीं जाती तो वो मरता भी कम है और उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है. सो वी वेंट थ्रू, एंड सेम चीज़ बाय द वे राइस के साथ भी हुई. ओके, राइस की उसी दौरान एक वेराइटी आई थी IR8, जो आज की डेट में प्रीडोमिनेंटली राइस का जो दैट्स द ओरिजिन, जो आज के में जो राइस खा रहे हैं, इट्स ऑफ शूट ऑफ दैट बेसिकली IR8. ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन के समय आया था. अगेन पर्पस वही था कि राइस की यील्ड हमें इंक्रीज करनी है बिकॉज वी हैव टू फीड आवर पॉपुलेशन. दिस वॉज वेरी सक्सेसफुल बाय द वे. मतलब मल्टीफोल्ड इंक्रीज इन यील्ड ऑफ, एंड वी ऑल्सो मेड दीज क्रॉप्स रेजिस्टेंट टू डिजीजेज, animals and stuff. So ये hybridization worked really well. But one thing that this hybridization did was that it changed the structure of the grain. Grain में typically 2 टाइप के starches होते हैं, amylopectin और amylase. Amylopectin जो है वो
प्रॉब्लमेटिक होता है, दैट इज़ प्योर स्टार्च. सो आफ्टर दिस हाइब्रिडाइजेशन हैपेंड, जो हमारे ग्रेन्स है, व्हीट और राइस, दे कंटेन मोर अमाउंट ऑफ एम्ब्लोपेक्टिन A, which is basically a type of starch that readily converts into glucose in your body. Okay. So हमने उस समय अपनी पॉपुलेशन को खाना देने के लिए we went through this green revolution and it was very effective, but we fundamentally changed the grains that we are eating today. तो जब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बोलते हैं ना कि हमारे परदादा खा रहे थे इसको, तो आज कैसे ये खराब हो सकता है, उसका आंसर ये है कि आपके जो एंसेस्टर्स खा रहे थे वो सेम ग्रेन नहीं खा रहे थे जो आप खा रहे हो. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट. सो दैट इज़ हाउ वी वर लेड हेयर. द ग्रेन्स दैट वी आर ईटिंग टुडे आर नॉट द सेम. मैं फ्रूट्स की बात करूँ, जो फ्रूट्स हम आज खा रहे हैं, आप इन फ्रूट्स की आप आर्कियोलॉजिकल पिक्चर्स हैं, हिस्टोरिकल पिक्चर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हैं, और काफ़ी फ्रूट्स ये जो हम आज खा रहे हैं इनके वाइल्ड फॉर्म्स भी आज के डेट में एग्जिस्ट करते हैं. आप इंटरनेट पे जाओ, रिसर्च करो, सेम फ्रूट, बनाना, वाटरमेलन, एप्पल, 200 साल पहले का आपको आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस मिल जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू रिकग्नाइज दिस फ्रूट दैट यू आर ईटिंग टुडे. जो हम आज खाना खा रहे हैं, जो फ्रूट खा रहे हैं हम आज, वो 2 चीज़ों के लिए इंजीनियर किया गया है. एक, यील्ड बढ़ाने के लिए दोबारा, जो जैसे पहले हमने ग्रेन के साथ किया, ज़्यादा यील्ड हो. दूसरा, अब यील्ड ज़्यादा तो बेचना भी तो है. यू हैव टू मेक इट टेस्ट बेटर. टेस्ट बेटर हमारा सबसे ज़्यादा क्या है? स्वीट टूथ. तो शुगर कंटेंट हैज़ गॉन अप. आप 200 साल पुराना बनाना उठाओगे, उसकी शक्ल इतनी डिफरेंट आपको लगेगी. पहले बनाना यूज्ड टू हैव सीड्स इन इट. इट हैड लेस शुगर कंटेंट एंड इट वाज मच स्मॉलर. आप एप्पल उठाओगे, एप्पल पहले इतने होते थे 200 साल पहले. दे यूज्ड टू बी बिटर, वेरी लेस शुगर कंटेंट. आप वाटरमेलन उठाओगे, आप वाटरमेलन की आप पिक्चर गूगल पे सर्च करना इजीली मिल जाएगी. आई हैव सीन इट एक्चुअली. वाटरमेलन दैट वी ईट टुडे आर, वो जो उनका रेड पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, राइट? कितने स्वीट होते हैं. दैट वॉज नॉट हाउ वाटरमेलन वर सपोज टू बी. वाटरमेलन जो पहले थे उनका रेड पार्ट कम था, वाइट पार्ट ज़्यादा था. दे हैड मोर फाइबर, लेस शुगर. ये तो इट इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट सेंचुरी दैट दे हैव बीन हाइब्रिडाइज्ड टू इंक्रीज द यील्ड एंड सेकेंडली टू इम्प्रूव द टेस्ट सो दैट हम उसको ज़्यादा कंज्यूम करें. वीट सेम नहीं है जैसे हम पहले खाते थे, वो आज बेकार है उसमें. फिर ग्लूटेन हमारे लिए बेकार है, बहुत बात हो गई. फिर उसके लिए फ्रूट्स पहले जो थे आज वैसे नहीं है. रिसेंटली सिंगापुर बैंड स्पाइसेस ऑफ इंडियन स्पाइसेस इन सिंगापुर, बिकॉज सिंगापुर ने बोला कि इंडिया के जो मसाले हैं उनमें कार्सिनोजेनिक ट्रेट्स हैं, कि वो कैंसरस चीज़ें होती. तो अब मसालों में भी प्रॉब्लम है. तो कुछ भी तो सही नहीं है ना. आटा सही है ना, मसाले सही है ना, फ्रूट सही है, तो फिर क्या सही है? क्या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. मैंने CGM पे रफली अपने मैंने 10 से एक डिफरेंट फ्लावर्स आटा अलग अलग टाइप के टेस्ट करे थे. ओके, बिकॉज मैं मेरे जो CGM रिजल्ट है वो आपके CGM रिजल्ट से बहुत अलग होंगे. सो दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रुथ फॉर यू, बट डायरेक्शनली सेम होगा. ओके, डायरेक्शनल इंसाइट्स जो है वो सेम मिलेंगे आपको. मैंने बहुत सारे डिफरेंट आटे टेस्ट किए थे, बिकॉज रोटी तो घर में रोज़ बनती है यार. मेरे घर में भी मॉम डैड भी रोज़ खाते हैं. सो व्हाट आई फाउंड इन माई टेस्ट वॉज दैट देयर वर 2 फ्लावर्स और 2 आटे ऐसे थे विच परफॉर्म्ड मच बेटर देन दिस व्हीट, एंड दे वर एंशिएंट ग्रेन्स. जौ और बाजरा, दे गेव मी मच लोअर, मच जेंटलर ब्लड शुगर स्पाइक एज कम्पेयर टू व्हीट. मेरा हाइपोथेसिस उसके पीछे ये है कि जौ और बाजरा बहुत कॉमनली यूज नहीं होता. इट हैज़ गॉन थ्रू लेस हाइब्रिडाइजेशन एंड उसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी कम की जाती है. सो यू गेट इट इन अ बेटर फॉर्म. इट हैज़ मोर फाइबर कंटेंट इन इट. नेचर में कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा फाइबर के साथ आते हैं. तो जब हम तो उसको प्रोसेस करके हटा देते हैं. जो आप व्हीट खाते हैं, हम कौन सा व्हीट खाना पसंद करते हैं? वो शरबती आटा, वाइट, बिल्कुल. जब आपके घर में वो आता है, चाहे आप उसको होल व्हीट बोल लो, इट इज़ एक्सट्रीमली प्रोसेस्ड. वो बेसिकली आप प्लांट का वो पार्ट खा रहे हो विच हैज़ एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च. बिकॉज हमने प्रोसेसिंग से तो सब कुछ निकाल. आपको याद है 5-10 साल पहले, आई एम श्योर यू विल रिमेंबर दिस, और मे बी 20 ईयर्स, मेरे बचपन में आटा, मोटा आटा आता था और पतला आटा आता था. हैव यू एवर हर्ड ऑफ दैट टर्म? मे बी यू आर टू यंग फॉर इट. बट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं आई थिंक छोटा था, टीनेज में, उससे पहले, गेहूँ जो था वो मोटा गेहूँ, आज भी होता होगा, हम इतना सुनते नहीं है. मोटा गेहूँ होता था, पतला गेहूँ होता था. मोटा गेहूँ ये होता था कि वो पूरे
जो प्लांट जो उसका जो है वो उसके साथ में जो उसका हस्क है वो फाइबर सब पीसा जाता था, तो उसको मोटा आटा बोलते थे। अब हम वो खाते ही नहीं है। नो वन हैज़ अ प्रेफरेंस, मतलब हमें वो पसंद नहीं आता, टेस्ट नहीं अच्छा लगता, हमें अब शरबती आटा चाहिए, या हमें सो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेकार है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हम फूड मेजॉरिटी जो हम खाते हैं वो उसके नेचुरल फॉर्म से बहुत बहुत अलग है। आप राइस का एग्जांपल ले लो, हमें राइस कौन सा खाना है? वो बड़ा वाला बासमती, दैट इज द मोस्ट प्रोसेस्ड राइस दैट यू कैन ईट। राइस जो ओरिजिनली आता है वो अपने हस्क में आता है, हस्क तो चलो हटाओगे, उसके बाद ब्रैन है, उसमें अंदर एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म इज़ बेसिकली जो स्टार्ची मटेरियल जो हम खाते हैं। जब हम राइस को प्रोसेस करते हैं, जब हम पहले उसका हस्क निकालते हैं तो उसके बाद ब्राउन राइस आता है, फिर हम ब्राउन राइस को पॉलिशिंग में लेके जाते हैं, हम उसको एक्सट्रीम उसके बेसिकली सारा फाइबर जो भी उसमें अच्छा फैट था वो हम निकाल के खाली स्टार्ची पार्ट को खा रहे हैं। तो अगर आपको राइस खाना है, ठीक है, अब जैसे आपने बोला कि सब कुछ बेकार नहीं है, चूज द राइट राइस। अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अगर आपको राइस खाना है, वैरायटी मैटर्स लेस, बासमती हो या सोना मसूरी हो, दैट मैटर्स लेस। व्हाट मैटर्स इज कि राइस की प्रोसेसिंग कैसे हुई है। आप कौन सा आटा खाते हो, कौन सा राइस खाते हो? आटा डू यू फील जो चक्की पे आज भी लोग लेके जाते हैं और वहाँ पे जो प्रॉपर करवाते हैं, दैट इज़ बेटर आटा देन पैकेज्ड आटा? डिपेंड करता है। अगर वो मोटा आटा है, अगर वो आप उसको पूरा पीस रहे हैं एंड साथ में उसका अगर फाइबर एंड अगर आप उसको नहीं निकाल रहे तो देन इट इज़ अ बेटर आटा। तो मेरे घर में हम लोग, मैंने आपको बताया पहली बात तो मैंने अपने कार्ब्स को कंट्रोल किया है। आई ईट ओनली वंस इन अ डे। रोटी बनती है तो वी विल हैव जौ या बाजरा रोटी। दे एक्चुअली रिमार्केबली डिड बेटर इन माई ब्लड शुगर टेस्ट एज कम्पेयर टू होल व्हीट रोटी। और इवन फॉर दैट मैटर अमरंथ या एमर व्हीट, उन सबसे बेटर ये ट्रेडिशनल हमारे बहुत पुराने एंशिएंट ग्रेन्स हैं। कम हाइब्रिडाइजेशन हुई है इनकी, कम प्रोसेसिंग होती है, बाय द टाइम दे गेट टू योर प्लेट। सो वो चलता है। राइस में वैरायटी कम मैटर करती है। बासमती हो या फिर सोना मसूरी हो, वो कम मैटर करता है। उसकी प्रोसेसिंग कितनी हुई है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो जब आप राइस लो तो आप राइस वो ढूंढो जो कि अनपॉलिश्ड रॉ राइस हो। दैट विल स्टिल हैव more nutrients like fats and fiber with it. It will give you much gentler blood sugar spike as compared to processed or polished rice basically. तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही खराब है। फ्रूट्स में भी, फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, आपने फ्रूट्स से पूछा। देखो फ्रूट्स को प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग फ्रूट को बोल भर भर के खाते हैं और वो उससे अगर बात नहीं बनती तो हम जूस कर लेते हैं फ्रूट को। तो जो फाइबर उसमें था उसको भी निकाल के आपने जब उसको जूस कर लिया तो आप तो बेसिकली प्योर शुगर पी रहे हो। आप उससे कोको कोला ही पी लो। तो जो लोग जूस को हेल्दी समझ रहे हैं, एक्चुअली आप पी के अपने ब्लड शुगर पे टेस्ट करके देखिए, योर ब्लड शुगर विल स्पाइक थ्रू द रूफ आफ्टर कंज्यूमिंग। सो अगर आपको फ्रूट खाना है तो प्लीज़ उसको मील मत समझो, उसको डेजर्ट समझो। ठीक है, आप उसको एक तो पहली बात एम्प्टी स्टमक पे मत खाओ। हैव इट आफ्टर योर मील, क्योंकि तब आपने ऑलरेडी होपफुली मील अच्छी खाई है तो उसमें कुछ प्रोटीन फैट्स वगैरह हैं। उसके ऊपर से आप उसके बाद आप फ्रूट खाओ, कम क्वांटिटी में खाओ, उसको एज अ डेजर्ट समझ के खाओ, उसको मेन मील समझ के बोल भर के मत खाओ। एंड उसको प्लीज़ जूस तो मत करो। एंड अगर आपको उसमें भी ऑप्टिमाइज़ करना है तो देयर आर सर्टन फ्रूट्स जिनमें शुगर कंटेंट कम रहता है। ये होते हैं नॉन ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं, आपके मैंगो हो गया, ऑल ऑफ दीज फ्रूट्स फॉर एग्जांपल जो ट्रॉपिकल एरिया में पैदा होते हैं, बिकॉज ये इतने इस क्लाइमेट में पैदा होते हैं तो ये राइप भी ज़्यादा होते हैं। एंड जैसे जैसे फ्रूट राइप होगा उसका शुगर कंटेंट बढ़ता रहेगा। सो दीज फ्रूट्स, बनाना, व्हाटएवर, इनका शुगर कंटेंट जो है यूजुअली हाई होता है। अगर आप नॉन ट्रॉपिकल जो थोड़े ठंडे एरिया में फ्रूट्स होते हैं, आप उनको देखोगे उनमें शुगर कंटेंट कम होगा, जिसमें बेसिकली आपकी बेरीज की फैमिली है सारी, फॉर एग्जाम्पल, वो नॉन ट्रॉपिकल फ्रूट बोली जाती है। आप वो खाओगे तो आपका ऐसा नहीं कि उसमें भी शुगर थोड़ी बहुत तो होती है, बट मच लेस देन दी ट्रॉपिकल फ्रूट्स। तो आप थोड़ा फूड सिलेक्शन पे ध्यान दे दो, आप क्वांटिटी पे ध्यान दे दो। उसको एज अ मील बोल भर के मत खाओ, उसको एज अ डेजर्ट समझ के खाओ, बिकॉज इट इज़ अ डेजर्ट। एंड एम्प्टी स्टमक मत खाओ, और प्लीज़ भगवान के लिए उसको जूस मत करो। Let's talk about अगर ये शुगर खा भी रहे हैं लोग और एक्सेस शुगर हो रही है। You just said excess sugar in blood is diabetes, right? Eventually.
excess sugar in brain leads to type 3 diabetes. What did you say that? So neurodegenerative disease जो है, they have a very close link with metabolic disorder. They're actually part of the metabolic जो cluster जो मैंने आपको बताया था, they're part of this disease. Type 3 diabetes. इसको आज की डेट में साइंटिस्ट टाइप 3 डायबिटीज बोलते हैं. एक्सप्लेन करो लोगों को टाइप 3 डायबिटीज क्या बोलते हैं, किस चीज को टाइप 3 डायबिटीज तो सिर्फ एक नाम दिया गया है न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज को, डिमेंशिया, अल्जाइमर वगैरह को. क्या होता है इसमें? डिमेंशिया इट्स बेसिकली आप यू फॉरगेटफुल. यूजुअली ओल्ड एज में यू विल फाइंड पीपल आर बेसिकली बिकमिंग मोर फॉरगेटफुल, राइट, एंड ब्रेन फंक्शंस पे कॉम्प्रोमाइज आता है. ये यूजुअली ओल्ड एज में ज़्यादा दिखता है. जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी इंडियन पॉपुलेशन 2050 तक 20% 60 से ऊपर लोग होंगे. एंड अगर हमने जो आज हम डायबिटीज़ क्राइसिस देख रहे हैं, हम 2050 में डिमेंशिया क्राइसिस देख रहे होंगे. सिंपल रीज़न बीइंग बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन हेल्थ. इसके भी वेरियस मैकेनिज्म्स हैं. जैसे मैंने आपको हार्ट के बताए थे, देयर आर वेरियस मैकेनिज्म्स फॉर दिस एज वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी ब्रेन में पहले बिलीफ ये होता था कि अगर आपको अल्जाइमर है, वो एक एमुलाइड करके एक प्रोटीन होता है, वो आपकी ब्रेन में ज़्यादा पाया जाता है, वो कॉज करता है. एक्चुअली इंसुलिन जो है वो उसको प्रोटीन वेस्ट बोला जाता है. इंसुलिन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग दैट फ्रॉम योर ब्रेन. सो इफ योर ब्रेन इज रेजिस्टेंट ऑफ इंसुलिन, then that ability goes down. मैंने आपको बताया था, इंसुलिन plays a very important role in memory formation and learning. अगर आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स जो ब्रेन में कॉम्प्रोमाइज इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आपकी मेमोरी फॉर्मेशन विच इज़ द हॉलमार्क ऑफ डिमेंशिया एंड लर्निंग एबिलिटी इज़ डीपली इम्पैक्टेड. तीसरा मैकेनिज्म ये है कि अगर आप कीटोजेनिक स्टेट में नहीं हो, तो आपका ब्रेन ग्लूकोज पे हाईली डिपेंडेंट है, राइट. उसको ग्लूकोज चाहिए टू डू द नॉर्मल फंक्शन. नाउ यूर इंसुलिन रेजिस्टेंट, so your glucose supply or energy supply to brain is compromised, which makes your brain less efficient. So there is a very undeniable relationship between insulin resistance and neurodegenerative disease to an extent. There is a research that was and I've cited that research in my book, जिसमें जिन लोगों को डिमेंशिया था, उनके ब्रेन को बाद में एनालाइज किया गया था, एंड दे फाउंड कि उन लोगों के ब्रेन में इंसुलिन रिसेप्टर्स जो थे, दे वर डिफेक्टिव, विच इज बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो साइंस इज नाउ कम टू अ कंक्लूजन दैट न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस आर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टाइप 3, दे आर बीइंग कॉल्ड टाइप 3 डायबिटीज़ नाउ. हमने टाइप 3 की बात करी, हमने टाइप 4 की बात नहीं करी अभी तक. टाइप 4 भी है. मतलब अभी मैं इसमें कि भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस और शुगर ज़्यादा होने से मेरी बॉडी में पहले तो डायबिटीज़ होती थी, फिर स्किन के ऊपर आया कि ज़्यादा शुगर होने से स्किन में तुम्हें रिंकल्स ज़्यादा हो जाएंगे, फिर उसके बाद फैटी लिवर आया कि ज़्यादा शुगर अगर लिवर में है तो फैटी लिवर हो जाएगा, देन ज़्यादा शुगर होने से मेमोरी लॉस होने लग जाएगा, डिमेंशिया होने लग जाएगा, अल्जाइमर्स हो जाएगा, लोग हिलने डुलने लग जाते हैं, ब्रेन को कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ कम होती है. ये सब इनफ नहीं था. राज, मेरी किताब का टाइटल है वन डिसफंक्शन मल्टीपल डिजीज, बिकॉज इसकी जो ब्रांचेस हैं, मैंने आपको पहले बताया, इंसुलिन खाली आपकी बॉडी में ब्लड शुगर नहीं कंट्रोल करता. इंसुलिन हर एक सेल पे उसका इम्पैक्ट है. आपका हर एक सेल एनर्जी कैसे प्रोसेस करेगा वो इंसुलिन डिसाइड करेगा. आपकी ब्रेन में मेमोरी फॉर्मेशन इंसुलिन डिसाइड करेगा. आपका लिवर फैट कैसे प्रोसेस कर रहा है वो इंसुलिन डिसाइड करेगा. आपके सेक्स हार्मोन्स बैलेंस पे रहेंगे नहीं रहेंगे वो इंसुलिन डिसाइड करेगा. वो ब्रांचेस होती है ना, it has branches. That is why it is called a cluster of problems. Metabolic dysfunction is a cluster of problems. It is not one disease. It is a cluster of diseases. Type 4 diabetes is a relatively new scientific term. ये typically आपके fertility issues को लेके बोला जाता है. Okay? Fertility issues women के अंदर the most common is PCOS. हाँ, ठीक है. PCOS, जैसे मैंने पहले बोला था, कुछ साल पहले तक PCOS वुमेन में आई थिंक 30s and 40s में हुआ करता था कॉमनली. आज के डेट में टीनेजर्स में हो रहा है. एक स्टडी है जो मैंने बुक में भी साइट करी है, जिसने दे फाउंड दैट इंडिया में 1 in 5 वुमेन हु इज़ इन रिप्रोडक्टिव एज हैज़ PCOS. दैट मीन्स 20% ऑफ वुमेन पॉपुलेशन दैट इज़ इन रिप्रोडक्टिव एज हैज़ PCOS. So it is very widespread. It is getting younger.
और एक और रिसर्च है विच सेज दैट 70% ऑफ PCOS केसेज आर ड्रिवन बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस. इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ. अगेन 3-4 मैकेनिज्म्स हैं. बेसिकली जब आपका इंसुलिन एक वुमन की बॉडी में हाई होता है, व्हाट इट डज इज इट एक्चुअली प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एंड्रोजन. एंड्रोजन जो है वो इट इज़ सिमिलर टू जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसके सिमिलर है. सो वुमेन विद PCOS will have high level of androgen, which means testosterone in their body, and low levels of estrogen. That is the opposite of what they want for a good ovulation. Yeah. Okay? So that is a direct mechanism जो insulin resistance impact करता है. But normally ये प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि आपका जो लिवर है वो एक एंजाइम बनाता है, सेक्स बाइंडिंग हार्मोन ग्लोबुलिन, SHBG. Okay. ये हार्मोन क्या करता है, ये बना इसी के लिए फॉल बैक मैकेनिज्म है कि यार एक हार्मोन बढ़ रहा है तो ये एंजाइम उस हार्मोन के साथ बाइंड करेगा और उसको इनएक्टिव फॉर्म में ले आएगा. ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में बन रखा है. तो बेसिकली इस वुमेन जो इसको PCOS है उसकी बॉडी इन नॉर्मल केस ये SHBG एंजाइम बनाएगी जो कि टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करेगी और उस टेस्टोस्टेरोन को इनएक्टिव कर देगी. बट अनफॉर्चुनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंट वुमेन में ये एंजाइम की प्रोडक्शन इज हैम्पर्ड. सो नाउ दे हैव नॉट ओनली हाई टेस्टोस्टेरोन, दे हैव हाई फ्री टेस्टोस्टेरोन which deeply impacts their ovulation health. Third mechanism, for a woman to have an ovulation, एक आपने सुना होगा luteinizing hormone and FSH का बैलेंस, एक रेशो हार्मोन्स का मेंटेन होना चाहिए. तो इंसुलिन क्या करता है, वो luteinizing हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है एंड FSH कम रहता है. तो आपका जो LH एंड FSH की रेशो है वो बिगड़ जाती है इन वुमेन में जिनको PCOS होता है. दैट फर्दर प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन, तो प्रॉब्लम वर्स होती है. ठीक है. एंड देन लास्ट मैकेनिज्म क्या है इंसुलिन का, मैंने आपको आई थिंक अभी तीसरी बार बता रहा हूँ कि इंसुलिन इज अ ग्रोथ हार्मोन, एनाबॉलिक. जो ओवरीज में फॉलिकल मैच्योर होते हैं उसके लिए उनको इंसुलिन लगता है, तभी वो मैच्योर हो पाते हैं. अब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो तो वो फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो पाते. दैट इज द पॉलिसिस्टिक पार्ट ऑफ PCOS. These 4 different mechanisms together of insulin resistance cause PCOS. And it doesn't end here. ये vicious cycle है. जब आपकी बॉडी में इंसुलिन हाई होगी, टेस्टोस्टेरोन हाई होंगे, ये SHBG लो होगा, that will promote fat gain in women and mostly around visceral area. तभी PCOS जिन वुमेन को होता है they struggle with their weight. ये vicious cycle है. अब आप visceral area में जब फैट स्टोर करते हो, that is an inflammatory fat which makes insulin resistance worse. So it's a vicious cycle. And what about men? So excessive sugar and insulin resistance in ovaries causes PCOS. Insulin resistance causes PCOS. Excessive sugar causes insulin resistance if you have it for a long period of time. If your diet is entirely promoting excessive sugar causes insulin resistance, and insulin resistance causes erectile dysfunction in men and PCOS in women. Erectile dysfunction समझ ले कैसे होता है. तो मैंने आपको शायद पहले बताया था 27.5 मिलियन कपल्स हैं इंडिया में जो फर्टिलिटी इशू से स्ट्रगल कर रहे हैं. रिसर्च कहती है कि उसमें से 40% केसेस मेन इनफर्टिलिटी की वजह से हैं. Number 1 cause of infertility in men is erectile dysfunction. पहले erectile dysfunction was old men problem. 40s 50s में आता था. आज की डेट में erectile dysfunction is extremely common among men who are in their 30s. ठीक है. एंड एक रिसर्च है जो कहती है कि 10 में से 1 men को erectile dysfunction है. So it's a big problem. It's a big problem, boss. Now इंसुलिन रेजिस्टेंस यहाँ पे भी की रोल प्ले करता है अनफॉर्चुनेटली. और यहाँ पे ये उल्टा काम करता है जो वुमेन ने करता है. यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या करता है, वो एरोमेटेज एक्टिविटी को प्रमोट करता है. एरोमेटेज का काम क्या होता है, वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं. इंसुलिन डायरेक्टली एरोमेटेज एक्टिविटी को प्रमोट करता है मेन की बॉडी में, विच कन्वर्ट्स देयर टेस्टोस्टेरोन इनटू एस्ट्रोजन. सो मेन who have erectile dysfunction will have high levels of estrogen in their body and low levels of T, which is the exact opposite of what you want for a good erection.
एक ये मैकेनिज्म है. दूसरा मैकेनिज्म, डायरेक्ट इम्पैक्ट. फॉर अ नॉर्मल इरेक्शन टू हैपन, योर ब्लड फ्लो हैज़ टू रीच द मेल ऑर्गन. सो अपॉन अराउजल आपका जो ब्लड फ्लो है दैट हैज़ टू दैट इज़ व्हाट हेल्प्स यू इन गेटिंग द इरेक्शन. अब ब्लड फ्लो के लिए आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट होना पड़ेगा नाइट्रिक ऑक्साइड से. वो नाइट्रिक ऑक्साइड आपका एंडोथेलियल सेल बनाता है. इंसुलिन उसको डायरेक्टली अपोज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए. तो अब आपकी ब्लड वेसल्स प्रॉपर्ली डायलेट ही नहीं हो रही, तो जो ब्लड फ्लो है वो मेल ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं रहा ढंग से. तो ऑब्वियसली इरेक्शन अचीव करना मुश्किल होगा. मैंने अपनी किताब में एक फंडामेंटल समझाया है विच आई हैव कॉल्ड बिग रॉक्स प्रिंसिपल. ठीक है, व्हाट इज इट? ये मेरा प्रिंसिपल नहीं है, आई हैव एक्चुअली टेकन एन इंस्पिरेशन. ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है. टाइम मैनेजमेंट टेक्निक बिग रॉक प्रिंसिपल की क्या कहती है कि आप इमेजिन करो कि आपके सामने एक ग्लास जार पड़ा हुआ है. ठीक है, और आपको उस ग्लास जार के साथ आपके पास कुछ बड़े पत्थर पड़े, बिग रॉक्स, कुछ छोटे पत्थर पड़े, पेबल्स, और कुछ मिट्टी या सैंड पड़ी है. जो बड़े पत्थर हैं वो आपकी टॉप प्रायोरिटीज रिप्रेजेंट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके. जो छोटे पत्थर हैं वो मिसलेनियस लेस इंपॉर्टेंट टास्क. जो सैंड है वो तो फालतू चीज़ें. अब आपको इस ग्लास जार को इन 3 चीज़ों से भरना है. इसको भरने के 2 तरीके होते हैं. या तो आप पहले सैंड और छोटे पत्थर डाल दो. जब आप वो डाल दोगे तो आपके पास बड़े पत्थर डालने की जगह उसमें नहीं रह जाएगी. तो आपने अपने फालतू काम तो कर लिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो नहीं कर पाया. दूसरा तरीका ये है कि आप बड़े पत्थरों को पहले डाल दो और सैंड को उसके पास नेचुरली आसपास सेटल हो जाने दो. तब आपने अपने जो मेन प्रायोरिटीज थी आपने उनको ठीक कर लिया एंड सैंड नेचुरली उसके आसपास सेट हो गई. सो दिस इज बिग रॉक्स प्रिंसिपल. सो आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक एंड आई हैव अप्लाइड दिस टू मेटाबॉलिक हेल्थ. मेटाबॉलिक हेल्थ पे ये 100% अप्लाई होता है. आप मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बहुत चीज़ें कर सकते हो. आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, आप बायो हैकिंग कर सकते हो, पर बॉस 3 चीज़ें हैं. अगर आप वो ठीक नहीं लेके आओगे ना, नथिंग एल्स मैटर. ठीक है, एंड 3 बिग रॉक्स ऑफ मेटाबॉलिक हेल्थ आर न्यूट्रिशन, your activity and exercise, and third is your stress and sleep cycle. ये तीनों will have a deeply meaningful impact on your insulin sensitivity, which will have very meaningful impact on your metabolic health overall. ठीक है, मैं ये भी बताता हूँ कि मैंने ये 3 क्यों चूज़ करे. एक तो फ्रीक्वेंसी की वजह से. एवरेज इंसान दिन में 3 से 6 बार ही खाता है, हाई फ्रीक्वेंसी है. आई थिंक ऑलमोस्ट हर कोई रात को सोता है, हाई फ्रीक्वेंसी है. और एक्टिविटीज़ तो हम कर ही रहे हैं. अब मेरे से बंदा होगा तो मैं बोलते हुए हाथ भी बहुत हिलाता हूँ, तो ये भी तो एक्टिविटी है, राइट. सो एक्टिविटी तो पूरा दिन हम कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी हाई है. सो एक तो इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, दैट्स वन रीज़न. सेकेंड रीज़न इज़ कि इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर, डायरेक्ट इम्पैक्ट. सो दैट्स वाई ये 3 जो हैं ये मेरे बिग रॉक्स हैं. मैं ये बिलीव करता हूँ द बेस्ट एक्सरसाइज इज़ द वन दैट यू विल डू कंसिस्टेंटली. तो अगर आपको रनिंग अच्छी लगती है, स्विमिंग अच्छी लगती है, कार्डियो अच्छा लगता है, व्हाटएवर, जस्ट डू इट. बिकॉज हर एक्सरसाइज का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, राइट, मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर, मैसिव, राइट. बट रिसर्च ये बोलती है कि अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमल करना है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिविटी फॉर मेटाबॉलिक हेल्थ. उसके पीछे रीज़न ये है कि अगेन आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड बाय द वे व्हेन आई से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिम में जाके वेट्स ही उठाने हैं, क्योंकि बड़े लोग कई बार ये नहीं कर पाते, राइट. आप अपना बॉडी वेट से भी कर सकते हो. प्लैंक्स, स्क्वाट्स, पुशअप्स, पुलअप्स तो मुश्किल होंगे बट स्टिल, राइट, नो. सो बॉडी वेट से भी आप बेसिकली आइडिया ये है कि आपकी जो मसल्स हैं वो यूज़ होनी चाहिए. बिकॉज जब मसल्स यूज़ होंगी, जैसे मैंने बोला, एक तो वो ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट करेंगी, तो आपका जो मसल की कैपेसिटी है वो दोबारा रिफिल की कैपेसिटी बढ़ जाएगी. दूसरा, आप मसल बढ़ाओगे तो आपका जो ग्लूकोज डिस्पोजल सिंक है वो भी तो बड़ा हो रहा है. तो यू विल हैव अ मच बेटर मेटाबॉलिक हेल्थ बिकॉज ऑफ दिस. सो अगर आप ऑप्टिमल उसमें जाओगे तो इनकॉर्पोरेटिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आइडियली 4 times a week and short sessions, 40-45 minutes is more than enough. That's the optimal range. And the third was, you said, sleep and stress. Sleep and stress, very interesting. एंड बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर इसका. स्ट्रेस से चालू करते हैं. देखो, स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी में ना बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है. ये भी एवोल्यूशन से ही आया है. आप अगर आज से आई डोंट नो 1000 साल पहले जाओगे तो उस समय लाइफ बहुत अलग थी, राइट. आप वाइल्ड में हो, सोचो, एंड आपके सामने शेर आ गया, राइट.
तो अब आप उस समय क्या करोगे? आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है जिसको बोलते हैं HPA एक्सिस. इसका काम यह है कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है टू गिव यू इंस्टेंट एनर्जी. तो जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो तो आपका ये HPA सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये कॉर्टिजोल की प्रोडक्शन करता है. कॉर्टिजोल इज वन ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन्स. ठीक है, कॉर्टिजोल और देयर आर मोर स्ट्रेस हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन, कई जगह पर उसको एड्रेनलिन बोला जाता है. ये स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये इमीडिएटली आपकी बॉडी में बिना फूड के अलावा ये न्यू ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं ताकि आपको एनर्जी मिल सके और आप उस शेर से बच के भाग पाओ. दिस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एवोल्यूशनरी स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम दैट इज बिल्ट इन आवर बॉडी. अब हो क्या रहा है कि आज की डेट में हमारे सामने शेर तो नहीं आ रहा, बट आज की डेट में हमारे पास कॉन्स्टेंट स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस जिसको बोलते हैं. ठीक है, एंड दैट कुड बी फॉर मल्टीपल रीजंस. ऑफिस में स्ट्रेस है, घर में स्ट्रेस है, ट्रैफिक बाद में चिक राइट. कल मैं 2 घंटे मुंबई के ट्रैफिक में फंसा रहा है, मतलब वेरी स्ट्रेसफुल. सो देन ऑन टॉप ऑफ दैट मोबाइल फोन भी है, कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, रील्स हैं, डोपामीन, राइट. सो इवन दो वो डायरेक्ट स्ट्रेस कॉज नहीं कर रहा, बट आपको एक अलर्टेंट स्टेट में तो रख रहा है ना. तो हम आज की डेट में क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं. पहले क्या होता था कि होपफुली आप शेर से बच के भाग गए, उसके बाद आपके स्ट्रेस लेवल्स पीछे आ गए, आपका कॉर्टिजोल जो है वो नॉर्मल आ गया, राइट. तो इट वाज सपोज टू बी अ टेम्परेरी थिंग, बट टुडे हम अपने आप को आज के डेट में फाइंड करते हैं क्रॉनिक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, विच मीन्स के क्रॉनिकली हमारे कॉर्टिजोल लेवल्स हाई रहते हैं. कॉर्टिजोल हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर इंसुलिन सेंसिटिविटी. कैसे? कॉर्टिजोल पहले क्या करता है, मैंने आपको बताया, वो आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. कॉर्टिजोल जो है वो डायरेक्टली इंसुलिन का इफेक्ट अपोज करता है. इंसुलिन क्या करना चाहता है, वो ग्लूकोज को नीचे लाना चाहता है. कॉर्टिजोल क्या करना चाहता है, ऊपर लेके जाना चाहता है. तो कंपीटिंग फोर्सेस हो गए ना. सो क्रॉनिक एलिवेशन ऑफ कॉर्टिजोल जो है दैट विल लीड टू इवेंचुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस. एक मैकेनिज्म. दूसरा मैकेनिज्म, हमारा जो विसरल फैट है, जो विसरल एरिया है, इट हैज़ मोर रिसेप्टर्स फॉर कॉर्टिजोल. तो जब आप स्ट्रेस, आपने सुना होगा स्ट्रेस्ड बेली या कुछ कर बोलते हैं ऐसे, वो क्यों होती है? दैट्स व्हाई, इसलिए होती है. अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हो तो आप अपनी बेली के अराउंड फैट ज़्यादा गेन करते हो, बिकॉज वहाँ पे रिसेप्टर्स कॉर्टिजोल के ज़्यादा होते हैं. आपको शायद हमारी पहली कॉन्वर्सेशन से अभी याद होगा कि मैंने बोला था कि विसरल फैट जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को वर्स करता है, बिकॉज वो इन्फ्लामेटरी इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, राइट. सो इट इज़ अ विशियस साइकिल. सो दैट इज़ हाउ chronically elevated cortisol levels cause insulin resistance. तो आप अच्छा खा लो, आप एक्टिविटी कर लो, बट बॉस अगर आप constantly stressed हो, there is still a good chance that you can have insulin resistance. But here's the last question. Okay, you are an advocate of animal-based diet. There have been enough researchers, doctors, researchers, scientists, nutritionists, performance coaches जो बोलते हैं कि vegetarian diets are better for you than animal based diet, and ये it's an ongoing debate, हर जगह चलते जा रही है. Till now on the podcast जितने भी एक्सपर्ट से बात करा है, including top 0.1% athletes I've spoken to, they all prefer plant based diets. You're the first one who's come who's like कि animal based diet भी लेनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं एनिमल डाइट को प्रमोट करता हूँ. ओके, मैंने आपको क्या बोला था, मेरा जो फिलॉसफी है न्यूट्रिशन को लेके वो सिंपल है. कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स, डोंट फियर फैट्स एंड प्रायोरिटाइज प्रोटीन. दैट इज माई प्रिंसिपल. माई प्रिंसिपल इज नॉट कि आप मीट खाओ या आप वेजिटेरियन खाओ. आई डोंट केयर. मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए दिस इज द सिंपल रूल फॉर न्यूट्रिशन व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग मेटाबॉलिक हेल्थ. अगर आप ये 3 इक्वेशन को आप वेजिटेरियन डाइट पे कर सकते हो तो वेजिटेरियन डाइट इज़ कम्प्लीटली गुड. बट अक्सर ऐसे होता नहीं है. वेजिटेरियन डाइट जो है मोस्टली कार्बोहाइड्रेट लोडेड होती है बाय नेचर. जो प्रोटीन सोर्सेज है वो यूजुअली आर नॉट ग्रेट. आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलता है वेजिटेरियन सोर्सेज से, तो यू हैव टू डू कॉम्बिनेशंस. पनीर कितना खा लोगे आप?
अगर टॉप 3 अगर आप मेरे से पूछो कि प्रोटीन सोर्सेज वेजिटेरियंस के लिए क्या है, तो वो प्रोटीन होगा, पनीर होगा, टोफू होगा और सोया होगा. सोया में एक्चुअली अच्छा प्रोटीन होता है, राइट. ये 3 चीज़ें हैं. इसके अलावा मतलब आप वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन कहाँ से लोगे? सप्लीमेंटेशन लो फिर यहाँ तो आप. तो आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ vegetarian or non-vegetarian diet. I am true to my principle. My principle is control your carbohydrates, don't fear fats and prioritize protein. जो मुझे लगता है कि वेजिटेरियन डाइट में करना थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है. तो आप प्लीज़ अपनी आप वेजिटेरियन डाइट पर रहो, बट आप इस रूल को फॉलो करो, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करो, आप अच्छे फैट्स इनकॉर्पोरेट करो अपनी डाइट में, और प्लस आप प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करो. अगर आप ये मैनेज कर सकते हो तो वेजिटेरियन डाइट इज टोटली फाइन. फेयर. सो यू आर नॉट लाइक propelling which diet is superior or which diet is inferior. It's just prioritize protein. Prioritize protein, control carbs, and incorporate good fats in your diet. Well, thank you so much, sir. Thank you for... It is my pleasure. Raj. Hi. Such a pleasure. Pleasure meeting you. It is my pleasure. How are you? How are you? Have a seat. It's actually unreal to be here, man. I've always seen you on TV. You know how it happened? आपकी बुक आई कहीं से? हमने सेल्फ पब्लिश करी है. नहीं, सेल्फ पब्लिश नहीं, वाइजर इज अ पब्लिशर. अच्छा. मैंने भेजी थी आप लोगों को. कैसे पहुंची हमारे तक हमें नहीं पता. वो बढ़ाई, और वो यूजुअली मैक्सिमम बुक्स यहीं कहीं हो जाती, मेरे तक पहुंचती भी नहीं. ये मेरे पास ही पहुंची है ना. आई वाज लाइक जस्ट वो टाइटल, आई वाज लाइक आई लाइक इट. और मैंने इमीडिएटली खोली, मैं टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ा, मैंने वी नीड टू टॉक. And that immediately on that day we decided we should have a podcast. I guess so. I guess it worked. It worked. It definitely worked. So whoever thinks ki... Because I'm pretty sure getting your attention is super hard. So... But getting on a podcast is super hard. That I can tell you for sure. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.